उस भैया से बात करके एक बार करते हैं। हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। संडे का दिन 2 बजे हमेशा की तरह हम बातचीत कर रहे हैं आज के बड़े सवाल पे। सवाल कई हैं, हर रोज नए सवाल आ जाते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति के बारे में इतने प्रश्न पूछे गए हैं, इतनी बातचीत हुई है, इतने लोगों ने रुचि दिखाई कि हमें लगा कि आज विस्तार से नई शिक्षा नीति के बारे में बात करें, क्योंकि ये सवाल है जिसमें स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है, यूथ को इंटरेस्ट है, टीचर्स को इंटरेस्ट है, पेरेंट्स को इंटरेस्ट है। तो सब लोग जानना चाहते हैं, हर एक के मन में कुछ आशंका है, एप्रीहेंशंस हैं, लोगों के मन में उम्मीदें भी हैं कि भाई ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। शिक्षा का सवाल एक सवाल है जो बहुत बड़े पैमाने पर सबको जोड़ता है। मैंने 2 दिन पहले जैसे ही नई एजुकेशन पॉलिसी आई, उससे अगले दिन इसके बारे में एक छोटा फेसबुक लाइव किया था, जिसमें अपने कुछ विचार बताए थे और फटाफट कुछ बिंदुओं में समराइज कर दिया था सारी बात को। उस दिन सवाल जवाब लेने का टाइम नहीं था। उसके बाद मुझे प्रतिक्रिया मिली, बहुत साथियों ने देखा, लाइव भी देखा, रिकॉर्डेड भी देखा, और बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, कई चीजें हैं जिसे थोड़ा खुलासा करने की जरूरत है। इसलिए भी कहा कि कई तरह की आलोचनाएं आई और लोगों को लगा कि नहीं, उस आलोचनाओं को आपने अपनी बात में शामिल क्यों नहीं किया, ये बात सही है नहीं है। सो मुझे लगा कि नहीं, इस सवाल पे हमें एक अलग से पूरा फेसबुक लाइव करना चाहिए। सबसे पहले आप सबको त्योहारों की शुभकामनाएं। कल ईद थी, बकरीद जिसे कहा जाता है, और कल रक्षाबंधन है। इसलिए मैं भी यहाँ दिल्ली से बाहर आके अपनी बहन के पास रेवाड़ी आया हुआ हूँ। वहाँ से बातचीत मैं आपसे कर रहा हूँ। आप भी सब लोग अपनी बहन के पास जा रहे होंगे, बहन आपके पास आ रही होगी, ईद की खुमारी अभी तक चल रही होगी, ईद का त्योहार मनाया। सबको त्योहारों के इस मौसम की शुभकामनाएं। ये मौसम, अगस्त का महीना, दो और बड़ी घटनाओं के लिए, दो बड़े और मौकों के लिए भी प्रसिद्ध है। 9 अगस्त, जो कि अगला संडे भी होगा, 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन का दिन है, जिसे देश में तमाम तरह के आंदोलनों में मनाया जाता है। और हम सब अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से 9 अगस्त को पूरे देश में जो ये 3 नए कानून आए हैं ना, उनके विरुद्ध प्रोटेस्ट के लिए एक दिन के रूप में मनाएंगे। और फिर 15 अगस्त तो है ही है। इस बीच घटनाक्रम बहुत कुछ होगा। 5 अगस्त कश्मीर में 370 को खत्म करने की पहली बरसी है। 5 अगस्त को ही अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास है, उसका उद्घाटन है, प्रधानमंत्री उसमें जाएंगे। इधर राजस्थान में बहुत कुछ हो रहा है, पैंतरेबाजी हो रही है, अशोक गहलोत ने अपना पैंतरा बदल लिया है। और उधर 4 और 5 तारीख को ही प्रशांत भूषण जी के खिलाफ जो कंटेम्प्ट की पिटीशन है, उसके ऊपर विचार शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे। इस जैसा आपने पढ़ा होगा अखबारों में, प्रशांत भूषण जी और उनके सहयोगियों ने 2 और पिटीशन लगा दी हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक तो एन राम, जो कि हिंदू के एडिटर हुआ करते थे और देश के प्रसिद्ध पत्रकार हैं, और अरुण शौरी, जो प्रसिद्ध पत्रकार भी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में मंत्री भी रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। इन दोनों लोगों ने और प्रशांत भूषण ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई है कि ये जो कंटेम्प्ट का कानून है, ये कानून अपने आप में गलत है, ये तो कॉलोनियल कानून है, इस कानून को ही खत्म करना चाहिए। उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर करेगा। प्रशांत भूषण ने एक पिटीशन लगाई है ये कहते हुए कि ये जो उनके खिलाफ 2 ट्वीट का मामला आया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। प्रशांत भूषण ने पूछा था कि भाई, इस मामले को इस बेंच को दिया किसने? जवाब नहीं मिला। उन्होंने लिख के पूछा, जवाब नहीं मिला। अब पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं, उन्होंने कर दिया। तो प्रशांत भूषण ने एक और अर्जी लगाई है ये कहते हुए कि रजिस्ट्रार जनरल होते कौन है किसी केस को किसी बेंच को अलॉट करने वाले? ये तो उनका अधिकार नहीं है। इसका मतलब है ये सारा केस ही गलत है, इसकी बिल्कुल नए सिरे से शुरू होना चाहिए कोई हो, अदरवाइज तो इस केस को यहीं पर खारिज कर देना चाहिए। इस पर भी सुनवाई होनी चाहिए।
और आज ही प्रशांत भूषण ने अपना डिटेल्ड हलफनामा दायर किया है इस ट्वीट वाले केस के अंदर। वो हलफनामा सार्वजनिक में आने ही वाला है अभी, जिसमें प्रशांत भूषण, मुझे विश्वास है, विस्तार से बताएंगे कि ये जो 2 ट्वीट में उन्होंने किया, मोटरसाइकिल वाली तो एक बात थी, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण जो मामला था, जहां प्रशांत भूषण कहते हैं कि पूरे देश में इस वक्त बिना इमरजेंसी के लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और उनका मानना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े न्यायाधीश जो पिछले 4 चीफ जस्टिस रहे हैं, उनकी भूमिका अच्छी नहीं रही है, जिसके बारे में इतिहासकार टिप्पणी करेंगे। इसके बारे में प्रशांत भूषण आज हलफनामा दायर कर रहे हैं। तो अगले कुछ दिन बहुत खबरें रहेंगी। खबरें सुप्रीम कोर्ट से रहेंगी, खबरें राजस्थान से रहेंगी, खबरें अयोध्या से आएगी, खबर आपके पास कश्मीर से आएगी। इस पूरे हफ्ते में तमाम खबरों को हमें देखना होगा। लेकिन साथ में ये ना भूलें, कोरोना वायरस। अब हम 55,000 केस प्रतिदिन होते जा रहे हैं, और अब मृतकों की संख्या जितनी बढ़ रही है, कुछ समय बाद इसकी आशंका है कि लगभग 1,000 केस प्रतिदिन हो जाएंगे। अब तक मैं कह रहा था कि मृतकों की संख्या बहुत कम है, और ये हमारे लिए बहुत आश्वासन की बात है। बाकी दिक्कत है, मृतकों की संख्या दुनिया के लिहाज से हमारे यहां कम है। लेकिन अब ऐसा कहना कठिन है। जब 1,000 के करीब आंकड़ा पहुंच जाता है, तो बहुत लोग, 1,000 का मतलब है साल भर में कोई 3.25 लाख, 3.5 लाख लोग, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है मृत्यु का देश में। तो अब हमारा कोरोना वायरस उस स्टेज पे पहुंच रहा है जहां मृत्यु की अंदेशा भी बहुत बढ़ रहा है, और क्योंकि धीरे धीरे ऐसे इलाकों में पहुंच रहा है जहां स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, अभी भी ज्यादा पश्चिम और दक्षिण में है। जब पूरी तरह से उत्तर में आएगा, और अब आएगा तो हर जगह, उड़ीसा पहले मुक्त था, उड़ीसा के अंदर भी अब आ रहा, आएगा तो हर जगह। जब उन इलाकों में आएगा जहां स्वास्थ्य सेवा बहुत कमजोर है, वहां हम कैसे हैंडल करेंगे, ये मेरी पुरानी चिंता रही है, और अब हम उस चिंता के बिल्कुल मुहाने पर पहुंच गए हैं। तो निगाह अपनी इस पर भी रखिएगा, निगाह रखिएगा अर्थव्यवस्था में जो कुछ हो रहा है उस पर। लेकिन आज मेरा फोकस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, क्योंकि इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है, और एक मायने में बहुत अच्छा है। देश ने सब कुछ छोड़ के अगर 2 दिन भी शिक्षा नीति पे चर्चा की, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी पुरानी शिकायत रही है कि शिक्षा नीति के बारे में इस देश में कायदे से चर्चा नहीं होती है, और जिस चीज के बारे में चर्चा नहीं होगी उसके बारे में ऊटपटांग फैसले होंगे ही होंगे। चर्चा हुई, थोड़े बहुत जितनी भी चर्चा हुई है, कम से कम देश ने संज्ञान तो लिया कि नई एजुकेशन पॉलिसी नामक कोई चिड़िया इस देश में आई है। यह अपने आप में अच्छी बात है। इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूं। जब मैंने अपनी बात रखी, बहुत साथी हैरान हुए, क्योंकि आमतौर पे हम सबको लगता है ना, योगेंद्र जी मोदी जी के खिलाफ हैं, ऐसा मानते हैं। मैं उनके खिलाफ हूं नहीं, पर इस व्यवस्था, इस सरकार के बारे में मेरे मन में बहुत सवाल हैं, और मैं अपनी आलोचना मुखर रूप से कहता रहा हूं। तो लोग मानते हैं कि अच्छा, सरकार को शिक्षा नीति लाएगी तो आप तो इसका विरोध करेंगे ही करेंगे। मगर जैसा आप में से जो लोग ध्यान से मुझे सुन रहे होंगे, आपने देखा होगा, जब भी कोई राष्ट्रीय हित का सवाल आता है, मैं बार बार कहता हूं, केवल और केवल विपक्ष का काम विरोध करना नहीं है, विश्लेषण करना और विकल्प देना भी विपक्ष का काम है, और अगर कोई सही चीज हो उसका समर्थन करना काम है। तो जब ये नई एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट पिछले साल आया था, तब मैंने लिखा था इसके पक्ष में, कहते हुए कि ड्राफ्ट बुरा नहीं है, बाकी सब प्रॉब्लम्स है, लेकिन ड्राफ्ट अपने आप में बुरा नहीं है। और जब पॉलिसी आई तो मैंने कुल मिला के कहा, जो पिछली बार फेसबुक में भी कहा था, कि दस्तावेज में कई अच्छी बातें हैं जिस पे हमें विचार करना चाहिए, जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। तो हमारे काफी साथी इससे हैरान हुए, थोड़ा नाराज भी हुए, क्योंकि अपेक्षा लोगों की रहती है कि आप अगर एक बॉक्स में है तो एक खास तरह की बातें ही कहेंगे, दूसरी तरह की बात करेंगे तो दोस्त भी निराश हो जाते हैं। कई उन्होंने वैलिड पॉइंट्स भी बताए जो कि ध्यान रखने चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक हम व्यवस्थित रूप से बात करें नई एजुकेशन पॉलिसी में, क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए, क्या इससे फायदा हो सकता है, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है, क्या नुकसान होगा, ले दे के अंत में इससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे देश में।
ये बात मैं आपके सामने 4 टुकड़ों में करूंगा और हर बार सुविधा के लिए 5 उंगली के ऊपर 5 चीज गिनवाऊंगा। तो पहले इस पे कि 5 क्या हमारे सामने संदर्भ क्या है, जो नई शिक्षा नीति आई है इसका संदर्भ के 5 अंश में गिनाऊंगा। फिर उसके बाद इस शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है, उसके 5 बड़े आइडियाज का हम विश्लेषण करेंगे। हर एक में देखेंगे ये विचार क्या है, नया है, पुराना है, कहां से आया है और इससे क्या फायदा होगा, गुंजाइश क्या है कि ये लागू होगा, क्योंकि असली बात तो वहीं पे है ना। उसके बाद उच्च शिक्षा के 5 बड़े आइडियाज हम देखेंगे कि ऐसे कौन से 5 बड़ी चीजें हैं जो नई शिक्षा नीति में कही गई हैं, क्या वास्तव में लागू होंगी, क्या लागू होगा, क्या नहीं लागू होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर 5 जनरल बातें जो ना स्कूली शिक्षा पे है ना हायर एजुकेशन पे केवल है, जनरल 5 चीजें उनका हम विश्लेषण करेंगे जो कि शिक्षा नीति पे है। तो 5 5 5 5 5 4 जगह पे हम बात करेंगे ताकि हम इस शिक्षा नीति को कायदे से समझ सकें। आप स्टूडेंट हैं, आप एग्जाम देना चाहते हैं, आप टीचर हैं, आप पेरेंट हैं, आपके मन में चिंता है, सवाल है, मेरी उम्मीद है कि इन सवालों का मैं जवाब दे सकूंगा। लेकिन अगर आपको मेरी बात से पूरा समझ ना आए, कोई अलग से प्रश्न हो, कोई अलग से विचार हो, आलोचना हो, जरूर अपने प्रश्न भेजिएगा इस फेसबुक पे और हमारे साथी ये प्रश्न मुझ तक पहुंचाएंगे और मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, ताकि हम इतना गंभीर विषय है कि इसके ऊपर एक तसल्ली से बात करके मुझे भी अच्छा लगेगा, उम्मीद है आपको भी बेहतर लगेगा। सबसे पहली बात है, शिक्षा नीति है क्या। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत लोग इसको गलत समझ जाते हैं। लोग समझते हैं कि जैसे RTE, राइट टू एजुकेशन करके एक कानून आया था, वैसे ही शिक्षा नीति भी कोई कानून है। शिक्षा नीति कोई कानून नहीं है। शिक्षा नीति एक विजन स्टेटमेंट है। देश की शिक्षा की कुल मिला के दिशा क्या होनी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा किस दिशा में बढ़े, ये बताने वाला दस्तावेज है शिक्षा नीति। रोज रोज नहीं बनता है, रोज रोज लागू नहीं किया जाता है, 15-20 साल बाद बनता है। पहला शिक्षा नीति का दस्तावेज बना था 1968 में। उससे पहले प्रसिद्ध वैज्ञानिक DS कोठारी जी के नेतृत्व में एक कोठारी कमीशन बना था देश की शिक्षा के बारे में विचार करने के लिए, और उसके बाद उसकी निष्कर्षों पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1968 में घोषित की गई थी। 1980s आते आते लगा कि नहीं, हालात बहुत बदल गए हैं, शिक्षा नीति बदलने की जरूरत है। तो 1986 में उस शिक्षा नीति को मॉडर्नाइज करते हुए एक नया स्टेटमेंट आया था। बहुत अच्छी, बहुत अपेक्षाकृत हल्की नीति थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ, कई और लोगों को भी महसूस हुआ होगा। इसलिए 1992 में उसी को थोड़ा सा रिवाइज किया गया। तो वो सेकंड ही थी, सेकंड का रिवाइज्ड एडिशन था, आप समझ लीजिए। और उसके बाद अब 28 साल बाद 2020 में ये शिक्षा नीति आई है। इसकी शुरुआत स्मृति ईरानी जब 2014 में शिक्षा मंत्री बनी थी तब थी। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, पूर्व कैबिनेट सचिव TRS सुब्रमण्यम जी के नेतृत्व में, काफी अच्छे लोग थे। उसने अपनी रिपोर्ट दे दी अगले साल तक, लेकिन किसी कारण से सरकार को पसंद ना आई। हो सकता है उस वक्त तक शिक्षा मंत्री बदल गए थे, प्रकाश जावड़ेकर शिक्षा मंत्री हो गए थे। खैर, उन्होंने एक नई समिति बनाई वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन जी के नेतृत्व में। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2018 यानी कि 2019 के चुनाव से पहले दे दी थी, लेकिन किसी कारण से सरकार उस वक्त इस पर चर्चा नहीं चाहती थी, इसलिए उसे रोक लिया गया। और पिछले साल 2019 में जून के महीने में इसे फॉर्मली ड्राफ्ट को रिलीज किया गया। इसके बारे में टिप्पणियां मांगी गई, इसे सब राज्य सरकारों को दिया गया, चर्चाएं हुई, जनरल पब्लिक से सजेशन मांगे। ये नीति कहती है कि जो कुछ सजेशन आए उसके ऊपर हमने विचार किया, यानी कि एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हुआ है। हालांकि कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। सवाल ये है कि ये संसद के सामने पेश क्यों नहीं हुई, संसद तो सत्र में नहीं है। हालांकि मैं बहुत श्योर नहीं हूं क्या शिक्षा नीति को क्योंकि संसद को कानून पास करने होते हैं, शिक्षा नीति जैसा दस्तावेज तकनीकी रूप से संसद से पास करवाना अनिवार्य नहीं है। क्या पुरानी शिक्षा नीतियां पहले संसद के सामने रखी गई, उसके बाद लागू हुई? मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ था। तो संसद के सामने आ जाए, बेहतर है। संसद की जो शिक्षा समिति है उसके सामने लाया गया है और वो अच्छी बात है। तो कुल मिला के मेरी समझ है कि इस आधार पर यह आलोचना करना कोई बहुत
मजबूत आलोचना नहीं है कि कंसल्टेशन नहीं हुआ, अचानक धक्के से लागू कर दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। इसमें 1 साल भर कंसल्टेशन ड्राफ्ट पे हुआ है। हम सब लोगों ने आलोचना की, हम सब लोगों ने लिखा, तमाम संगठनों ने आलोचना की, इसके बारे में चर्चा हुई है। ये शायद सबसे बड़ी बात नहीं है। खैर, तो अब ये नीति हमारे बीच है। जो ड्राफ्ट आया था कस्तूरीरंगन कमेटी का, वो कोई लगभग 500 पेज का ड्राफ्ट था। अब 60 पेज का एक दस्तावेज हमारे सामने है। ये दस्तावेज जो तब भी मैंने आपको दिखाया था, ये शायद कैमरा इस तरफ है इसलिए उल्टा दिख रहा होगा आपको। ये दस्तावेज 60 पेज का दस्तावेज, जो कि देश की भविष्य में शिक्षा नीति क्या होनी चाहिए, इसका विजन पेश करता है। अब कई लोगों ने टीवी पे कहा ये तो खाली विजन देता है। अब दिक्कत ये है कि ये होना भी विजन का ही डॉक्यूमेंट है। एक विजन के डॉक्यूमेंट को ये कहना कि खाली विजन डॉक्यूमेंट है पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये तो इसका काम है। तो इसकी आलोचना इसलिए आप नहीं कर सकते कि ये विजन डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विजन ही देना इसका काम है, इंप्लीमेंटेशन का डॉक्यूमेंट नहीं है। और ये बात आप सबको समझना जरूरी है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के किस अंश को कब लागू किया जाएगा, किसे कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, किसको बिल्कुल लागू नहीं किया जाएगा और किसके उल्टा काम किया जाएगा, ये सब सरकार के कंट्रोल में है। इस नीति के में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से सरकार के हाथ बंध जाएं। पहले भी जो नीतियां आई थी उनमें कई ऐसी बातें कही गई थी। 1968 में कहा गया था कि 6% जीडीपी का खर्च करना चाहिए, कभी नहीं हुआ, किसी सरकार ने नहीं किया और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। ये केवल सुझाव है, विजन है, दृष्टि है। सरकार बीच बीच में कह सकती है नई शिक्षा नीति के अनुरूप हमने ये कानून बनाया है, इसके अनुरूप बजट में हमने ये किया है, लेकिन अगर इसके अनुरूप न करे, आप पलट के सरकार से कोई लीगल सवाल नहीं पूछ सकते, आप पब्लिक में आलोचना कर सकते हैं। तो ये लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी रिकमेंडेशन है ये मत समझ लीजिए कि कल को ये अपने आप लागू हो जाएगी। इसका एक शब्द भी लागू नहीं हो सकता जब तक कानून ना बने इसके लागू करने के लिए, कानून में संशोधन ना हो, सरकार की तरफ से रूल्स और रेगुलेशंस ना बने, सरकार की तरफ से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कोई सर्कुलर ना जाए, उसके बिना अपने आप में नीति ये लागू नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। चर्चा की शुरुआत में मैं वो 5 चीज आपके सामने रखना चाहता हूं जो संदर्भ है आज इस देश में शिक्षा का। संदर्भ क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा जो संदर्भ है वो ये कि इस देश में शिक्षा की भूख है इस वक्त। पहले आपको बताना पड़ता था लोगों को कि बच्चों को शिक्षित करवा लीजिए, आज कोई नहीं। आज आपको रिक्शे वाले को भी ये समझाने की जरूरत नहीं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, उसको दिख रहा है। शिक्षा की भूख है, जो शहर में आके, गांव से आके शहर में आके बर्तन मांजती है, वो भी अपने बच्चे को 600 रुपया 800 रुपया दे के किसी स्कूल में भेजती है इस उम्मीद के साथ कि बच्चा अच्छी शिक्षा लेगा। पता नहीं कितने साधारण लोग कहते हैं साहब गांव की जिंदगी छोड़ के आए ये सोच के कि बच्चे को शिक्षा मिलेगी, बच्चा बड़ा बनेगा, बच्चा अपनी जिंदगी बना लेगा, हमारी तो जैसी कट गई। आज इस देश में शिक्षा की भूख है और उसमें इतनी असमानता है अवसरों की, शिक्षा के अवसरों की असमानता के चलते इस देश में बाकी सब चीजों की असमानता आपको दिखाई देती है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि आज के भारत में असमानता को, विषमता को, गैर बराबरी को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने का जो बिल्कुल श्योर शॉट गारंटी का तरीका है वो हमारी शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा उसे बनाने का तरीका है। गांव में जो एक गरीब दलित परिवार की लड़की है उसको जो शिक्षा मिलती है और दिल्ली के इन बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले, बड़े कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़की को या लड़के को जो शिक्षा मिलती है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और जिसे हम अक्सर मेरिट का फर्क कहते हैं ना, वो मेरिट का फर्क नहीं होता, अवसरों का फर्क होता है, किसको क्या अपॉर्चुनिटीज मिले। तो शिक्षा की भूख है, शिक्षा के अवसरों की असमानता है और लोगों की सबसे बड़ी जिंदगी में खाने के बाद लगभग सबसे बड़ी जरूरत यह है अच्छी शिक्षा मिल जाए लोगों को। पहला बड़ा तथ्य ये। दूसरा,
इस भूख को पूरा करने के लिए सरकारों के पास पैसा नहीं है। देश में बजट का बहुत छोटा हिस्सा शिक्षा के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे केंद्र सरकार का जो बजट है वो देश की जीडीपी का 6% का आंकड़ा दिया जाता है। 6% हालांकि राज्य और सरकारों दोनों को मिला के है। तो कहा जाता है 6% आप खर्च कर लीजिए, और ये डॉक्यूमेंट कहीं 4% का दावा करता है कि 4% एक्चुअली खर्च हो रहा है, पर वास्तव में तो इससे भी बहुत कम हो रहा है। शिक्षा में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। जो कुछ पैसा था केंद्र सरकार के पास हुआ करता था। राज्य सरकारें ज्यादातर कंगाली की हालत में रहती हैं। राज्य सरकारें जिस पे सबसे पहले पैसा बचाना चाहती हैं वो है शिक्षा। तो दूसरा बड़ा तथ्य कि शिक्षा में पैसा नहीं है। और अब कोरोना वायरस के बाद, लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसमें शिक्षा पे जो खर्चा आज हो रहा है उसमें भी कटौती होने की गुंजाइश है बजाय कि बढ़ने की। यह दूसरा बड़ा तथ्य है। तीसरा बड़ा तथ्य है कि इस वक्त देश में सरकारी शिक्षा से भगदड़ मची है। लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जहां जहां गांव के स्कूल में, सरकारी स्कूल में अब वो बच्चा पढ़ता है जिसके पास और कोई रास्ता नहीं है और कोई साधन नहीं है। सिर्फ गरीब का बच्चा पढ़ता है इस वक्त सरकारी स्कूलों में। जिसके पास 4 पैसे हैं प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजना चाहता है। तो एक्सोडस है इस वक्त सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूल की तरफ। यही बात कॉलेजों पे लागू हो रही है, अब यूनिवर्सिटियों पे भी लागू होनी शुरू हो गई है क्योंकि यूनिवर्सिटियां भी प्राइवेट आ गई हैं। तो जो सरकारी क्षेत्र में शिक्षा मिल रही है उसका स्तर गिर रहा है। उसकी वजह से लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और प्रैक्टिकली एजुकेशन अब प्राइवेटाइज हो गई है। यानी कि आपको शिक्षा के और अपनी जिंदगी के अवसर कैसे मिलेंगे? जितना आपके माँ पिता की जेब में पैसा है, पैसे से शिक्षा खरीदी जा सकती है, खरीदी जा रही है। यह हमारे समय का सबसे भयावह और तीसरा बड़ा तथ्य है। चौथा बड़ा तथ्य है कि हमारी शिक्षा में जो आजादी के बाद एक आत्मविश्वास था, रविंद्रनाथ टैगोर के चलते, महात्मा गांधी के चलते, गिजुभाई बधेका के चलते, कि हम इस देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे जो हमारी जरूरत के लिए उपयुक्त हो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के प्रयोग किए, महात्मा गांधी ने नई तालीम की वकालत की, गिजुभाई बधेका ने सोचा, अपनी स्वप्न दृष्टि देश के सामने रखी, कई प्रयोग किए। वो सब अब खत्म हो रही है। अब ले दे के हिंदुस्तान के शिक्षाविदों का, हमारी शिक्षा का लक्ष्य, सपना अंतिम यही है कि किसी तरह से जो यूरोप में, अमेरिका में जैसी शिक्षा मिलती है वो हम अपने बच्चे को दे सके ना। तो हमारे सपने छोटे हो रहे हैं और ले दे के पश्चिम का अनुकरण करना, पश्चिम की शिक्षा का, वहां के समाज में जो शिक्षा मिलती है, जो सिलेबस है, जो पढ़ाया जा रहा है, जिस भाषा में पढ़ाया जा रहा है, उसकी नकल करना ले दे के हमारा एक देश का राष्ट्रीय लक्ष्य बन गया है। ये चौथी बड़ी बात है। और पांचवी बड़ी बात है, पिछले 5-7 साल में, पहले भी शिक्षण संस्थाओं की ऑटोनॉमी लगभग खत्म हो गई है। कोई वाइस चांसलर, कोई प्रिंसिपल, कोई हेडमास्टर अपनी तरफ से सोच के कुछ नहीं कर सकता। अब तो हालत ये है कि किसी वाइस चांसलर को सेमिनार करना होता है, किसी में यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में सेमिनार होते हैं, तो वहां उन्हें सेमिनार करने के लिए वाइस चांसलर की परमिशन लेनी होती है। वाइस चांसलर को कोई चीज करनी हो तो वो मिनिस्टर से पूछता है। पहले कुछ ऐसा नहीं हुआ करता था। तो संस्थाओं की ऑटोनॉमी बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये बात नोट करने की है कि ऑटोनॉमी सिर्फ आज बीजेपी के जमाने में खत्म नहीं हुई। संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं की हत्या करने में कांग्रेस का रोल भी है और लेफ्ट का रोल भी है। लेफ्ट जब पश्चिम बंगाल में राज करता था, उन्होंने वहां शिक्षण संस्थाओं की ऑटोनॉमी को ध्वस्त कर दिया था। किसी तरह की उनको आजादी नहीं दी गई थी। तो ये पांचवा कि इस वक्त देश में शिक्षण संस्थाओं की जो ऑटोनॉमी खत्म होना, स्वायत्तता खत्म होना, वो बिल्कुल पराकाष्ठा पे पहुंच गई है। इन 5 बड़े नेगेटिव ट्रेंड के वक्त में ये शिक्षा नीति आई है और बार बार हमें इस व्यापक संदर्भ को ध्यान में रखना होगा इस शिक्षा नीति का मूल्यांकन करते हुए, क्योंकि शिक्षा नीति के शब्द अच्छे हैं। ये डॉक्यूमेंट कुल मिला के अच्छा डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को लिखने वाले एक सज्जन ने फोन किया, मुझसे पूछा, मैंने कहा अगर ये दस्तावेज को मैं
संदर्भ ना देखूं, सिर्फ ये कहूं कि हाँ शिक्षा नीति का कोई दस्तावेज आया है जो मुझे पढ़ना है, मैं तो कहूंगा हाँ फर्स्ट क्लास दस्तावेज है, अच्छा है। कई और शिक्षाविदों ने भी लिखा है, इसमें कई अच्छे विचार हैं, लेकिन इस संदर्भ में इन विचारों का क्या बनेगा ये आपको मुझे सोचना है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं 5 बड़े विचार जो कि स्कूली एजुकेशन के बारे में इस दस्तावेज में है। इनमें से कईयों का मैंने स्वागत किया है, आज भी मैं कहता हूं बहुत स्वागत योग्य विचार है। पहला बड़ा विचार है आरटीई का एक्सटेंशन, जो 2009 में कानून बना था, राइट टू एजुकेशन। उस कानून के तहत ये सरकार ने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट दिया था और उसे संविधान में भी शामिल किया गया था। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के तहत 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देनी होगी, जिसका मतलब है सरकार पर जिम्मेवारी है कि वो उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था करे। उसके साथ ही में मिड डे मील की स्कीम भी आई बच्चों को रखने के लिए। सरकारी स्कूल में किसी भी स्कूल में कम से कम क्या न्यूनतम व्यवस्था होनी चाहिए, इसका कानून बना आरटीई। स्कूल के अंदर 25% बच्चों, गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों को भी एडमिशन देना पड़ेगा। ये सब कानून उसी वक्त 2009 में बने। शिक्षा नीति कहती है कि इसमें एक कदम आगे लेने की जरूरत है, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 3 साल की उम्र से शुरू कीजिए, 18 साल की उम्र तक दीजिए। यानी कि बच्चा नर्सरी में दाखिल हो वहां से शुरू हो और +2 पास कर ले वहां तक हो। यह बहुत स्वागत योग्य सुझाव है, क्योंकि इसकी देश भर के आंदोलन मांग कर रहे थे। यह एक बहुत बढ़िया विचार है। यह मत मान लीजिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आने से लागू हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए सरकार को राइट टू एजुकेशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा लोकसभा में ले जाके। अमेंडमेंट तब होगा जब सरकार की जेब में पैसा होगा इसको लागू करने के लिए, नहीं तो लोग कोर्ट कचहरी में जाके पूछेंगे कि साहब हमारे बच्चे को हम 3 साल के बच्चे को देना चाहते हैं शिक्षा, +2 में देना चाहते हैं, इसको मिल नहीं रही है। क्या इसके लिए तैयारी है? मुझे अभी नहीं लगता। मुझे लगता है राइट टू एजुकेशन के एक्सटेंशन के लिए संघर्ष अभी लंबा करना पड़ेगा। ये एक कदम है, ये कह के कि आप सरकार को शर्मिंदा कर सकते हैं, याद दिला सकते हैं, लेकिन अपने आप में अभी हुआ नहीं है। डर ये है कि इसमें परिवर्तन के साथ सरकार, एक अच्छी बात और कही गई है कि मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा, जो बहुत अच्छी चीज है। डर जो है वो ये कि कहीं सरकार प्राइवेट स्कूलों में 25% ईडब्ल्यूएस को जो मिलता है कोटा, उसको डाइल्यूट करने की तो नहीं सोच रही। जो ड्राफ्ट आया था उसमें कुछ ऐसे इशारे थे कि शायद उसको डाइल्यूट किया जाए। अब सरकार ने चुप्पी बना ली, इसके बारे में कुछ कहा नहीं। कुछ कहा नहीं है तो मतलब मामला गड़बड़ है, कुछ इसमें डाइल्यूशन हो सकता है। दूसरा बड़ा विचार जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मुझे लगता है बहुत बढ़िया बात हुई है, ये है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये शिक्षाविदों की इस इंसाइट पर आधारित है कि एक बच्चे का 85% मेंटल डेवलपमेंट 8-10 साल के होने के बाद नहीं होता। 8 साल की एज तक बच्चे का 85% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। तो जो बच्चा 8 साल की उम्र तक, जिसको घर में पढ़ने का माहौल न मिला, जो स्कूल में गया किसी ने देखा नहीं, तो 8 साल की उम्र तक उस बच्चे की फाउंडेशन इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि बाद में आप उसको और कुछ भी देते रहिए, उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो शिक्षाविदों ने बार बार कहा है कि आप बच्चे को 3 साल की उम्र से उसको इनपुट देना शुरू कीजिए। मतलब नहीं कि क्लास में बैठाइए और ABCD सिखाइए, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे को कहानी सुनाना, खेल खिलाना, जिससे उसका मेंटल डेवलपमेंट हो। तो नर्सरी शिक्षा बहुत क्रिटिकल है। ये बात सबसे पहले इस दस्तावेज में नहीं आई है। इससे पहले 2013 में जब यूपीए की सरकार थी, तब एक पॉलिसी आई थी देश के अंदर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उस पॉलिसी को डिराइव करते हुए उसको शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। ये बहुत बढ़िया सुझाव है। और सुझाव ये है कि या तो आंगनवाड़ी या फिर स्कूल, या तो स्कूल में एक आप क्लास अर्ली ऐड कर दीजिए, 2 क्लासेस ऐड कर दीजिए, या फिर आंगनवाड़ी में व्यवस्था कीजिए कि बच्चों को सिर्फ खाना वाना खिलाने का जो काम आंगनवाड़ी में होता है आजकल, उसके साथ बच्चों को खेल भी खिलाया जाए, उसके साथ बच्चों को कुछ एजुकेशनल इनपुट्स भी दिए जाएं, खिलौने दिए जाएं। मेरे विचार से ये बहुत अच्छा आइडिया है और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस कमेटी को, इस सरकार की शिक्षा नीति को। क्या ये लागू होगा?
मुझे उम्मीद है कि इसका कुछ ना कुछ हिस्सा लागू होगा। ये नया विचार है, सरकार पुश कर रही है और पहले भी आ चुका था और अब देश इसके लिए तैयार है, मगर ये करने के लिए पैसा चाहिए। आंगनवाड़ी में आजकल एक महिला होती है। एक महिला से उम्मीद की जाती है कि वो गांव की हर प्रेग्नेंट औरत का भी ध्यान रखे, हर छोटे बच्चे के न्यूट्रिशन के ऊपर भी करे और उसके साथ बैठ के छोटे बच्चों को सिखाना पढ़ाना उसके बस का नहीं है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है। तो आंगनवाड़ी का एक एडिशनल वर्कर अपॉइंट करना पड़ेगा देश के 6 लाख गांव में। खर्चा है, क्या सरकार इसके लिए तैयार है? तो इस अच्छे विचार को आप रियल तभी मानिएगा अगर सरकार की तरफ से अगले बजट में इसके लिए कोई एलोकेशन हो। अगले बजट में तो हालत पतली होगी सरकार की, क्योंकि अभी तो पेंडेमिक की वजह से हालत खराब है। अगले से अगले साल कुछ हो जाए, जिस दिन बजट में इसको शामिल किया जाए, तब आप सचमुच बधाई दीजिएगा। तब तक ये अच्छा विचार है जो सिर्फ फाइल के अंदर है। तीसरा, प्राइमरी शिक्षा के बारे में जो बड़ा विचार है यहाँ, प्राइमरी शिक्षा का जो करिकुलम है उसको बदलने के लिए कुछ अच्छे सुझाव हैं। अब तक क्या था, पहली क्लास से प्राइमरी, छठी से 8वीं तक मिडिल, फिर उसके बाद सेकेंडरी 9वीं 10वीं, फिर हायर सेकेंडरी या +2। तो अभी हमारा मॉडल है 5+3+2+2। ये नीति कहती है कि नहीं, इसको बदलिए। आप शुरू कीजिए नर्सरी से। 2 साल जो नर्सरी की कच्ची पक्की मेरे जमाने में बोला जाता था, अब यूकेजी एलकेजी बोला जाता है, तो उसको शामिल करते हुए 5 साल, यानी कि पहले 3 साल बच्चे की प्री स्कूल एजुकेशन के और पहले 2 साल उसकी स्कूल एजुकेशन के, उसको आप एक यूनिट मानिए। तो 3 साल नर्सरी प्लस 2 साल स्कूल का पहला यूनिट 5, +3 यानी कि तीसरी चौथी 5वीं क्लास, +3 जो मिडिल जैसा आज है, और उसके बाद +4 यानी कि 9वीं से 12वीं को आप एक सिंगल यूनिट मानिए। ये अच्छा विचार है। मुझे उम्मीद है कि ये लागू हो जाएगा, क्योंकि इसे लागू करने के लिए सरकार को पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और जो चीज़ आसानी से कागज पे लागू हो जाए उसको लागू करने में सरकारों को बड़ा सुख मिलता है। कुछ घोषणा भी हो जाती है। अच्छा विचार है, लागू हो जाए, मेरी आलोचना नहीं है। इसके साथ में करिकुलम से रिलेटेड 2 और अच्छी चीज़ें कही गई हैं। बच्चों को सब्जेक्ट की चॉइस में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो अच्छी बात है। एग्जामिनेशन रिफॉर्म की बात की गई है। हर डॉक्यूमेंट में एग्जामिनेशन रिफॉर्म की बात की जाती है, कभी नहीं होता, और मुझे डर है कि लगभग यही इस बार भी होने वाला है। कहा गया एग्जामिनेशन रिफॉर्म किया जाएगा, होना चाहिए। केवल एग्जामिनेशन के लिए क्यों हो, ये जो तमाम इंडस्ट्री निकल आई है, कोचिंग इंडस्ट्री को बंद होना चाहिए, हर शिक्षाविद ये बात कहता है। लेकिन सच बात बताऊं, इस कोचिंग इंडस्ट्री को बंद करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो ना इस सरकार में है और मुझे तो किसी और सरकार में भी दिखाई नहीं देती। इसके लिए जो क्षमता, जो काम और राजनीतिक हिम्मत चाहिए स्वार्थ से भिड़ने के लिए, वो दिखाई नहीं देती। तो एग्जामिनेशन चेंजेस की बात होगी, मेरे ख्याल से होंगे नहीं। चौथा बड़ा आइडिया जो है टीचर्स के बारे में, कि पैरा टीचर्स की अपॉइंटमेंट बंद हो, यानी कि ये जो होता है ना गेस्ट टीचर, अध्यापक, ये जो अलग अलग नाम होते हैं, शिक्षक मित्र किसी राज्य में कहा जाता है। बेसिकली ये है कि टीचर को 5,000 7,000 रुपए तनख्वाह देके सरकारें रख लेती हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, और जब चाहा उनका कान पकड़ के निकाल दिया, जब चाहा रख लिया। बार बार शिक्षा नीति ने कहा है ये मत कीजिए, इसे बदलिए। ये विचार जस्टिस JS वर्मा की एक कमेटी बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाई थी कमेटी, उसने भी ये विचार दिया था। और ये दस्तावेज उन सही अच्छे विचारों को दोहराता है। टीचर की रेगुलर अपॉइंटमेंट कीजिए, टीचर को दिहाड़ी के मजदूर की तरह नौकरी मत दीजिए, कायदे से रखिए। टीचर की क्वालिफिकेशन ठीक होनी चाहिए। जिस तरह की बीएड की शिक्षा का हमने मजाक इस देश में बना रखा है, जिसको चाहे एक डिग्री उठा लाता है कहीं से, कुछ सीखता नहीं है, उसकी बजाय कहते हैं 4 साल की बीएड होनी चाहिए, जिसमें आपको किसी एक विषय का ज्ञान भी हो और साथ में बीएड भी आप करें, या फिर आप 3 साल की बीए करने के बाद 2 साल की बीएड करें। और बीएड के ये जो दुकानें खुली हुई हैं देश भर में, इनको बंद किया जाए, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में नीति कहती है। तो नीति को मैं सलाम कहता हूं। साथ में एक बात बता दूं, ये होगा नहीं, क्योंकि फिर किसी सरकार की बीएड का कोर्स बदल जाएगा, शिक्षा उसको 3 से 4 साल कर दिया जाएगा, वो सब इंप्लीमेंट हो जाएगा।
ये जो बीएड की दुकानें खुली हुई है ना देश भर में, आधी दुकानें तो नेता लोग चलाते हैं, आधी से भी ज्यादा चलाते होंगे। मुझे नहीं लगता किसी सरकार की हिम्मत होगी इन दुकानों को बंद करने की। जिस दिन जो सरकार करेगी उसको सलाम करूंगा, कहूंगा बहुत शानदार काम आपने किया है। पांचवा बड़ा विचार शिक्षा से जुड़ा हुआ, जिसके ऊपर इतनी चर्चा हुई है, वो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और लैंग्वेज। एक बहुत अच्छी बात इस शिक्षा नीति की जो है कि इसमें बार बार भाषा के प्रश्न पे चर्चा की गई है। भारतीय भाषाओं में पढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया है। हमारे पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, इतनी लैंग्वेजेस हमारे देश में, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये रिसोर्स है। बार बार लोग कहते हैं प्रॉब्लम होगी साहब, प्रॉब्लम नहीं है, भाषा हमारा रिसोर्स है। और मल्टीपल लैंग्वेजेस को लर्न करना हमारे देश का ट्रेडिशन है, ये हम नेचुरली करते हैं। आप कर्नाटका में जाइए, इतने लोग हैं जो मराठी बोलेंगे। आप तेलंगाना में जाइए, इतने लोग हैं जो कि दक्षिणी उर्दू बोलेंगे, हिंदुस्तानी बोलेंगे, साथ में तेलुगु भी बोलेंगे। आप देश के तमाम इलाकों में जाइए, दो दो भाषाएं तो बहुत लोग जानते रहे। हमारा देश एक बहुभाषीय देश है, और इस बहुभाषीय देश के चरित्र को बचाए रखने की बात ये शिक्षा नीति कहती है, जिसके लिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक विशेष चैप्टर है हमारी लैंग्वेजेस में, मैं इसका स्वागत करता हूं। ये याद रखिए कि ये बात नई नहीं है, पुरानी है। ये बात तीन बातें रिकमेंड करती है। पहला ये कि बच्चों को एक नहीं कई भाषाएं सिखानी चाहिए। नंबर 2, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी कि अंग्रेजी, हिंदी और वहां की स्थानीय भाषा। अगर स्थानीय भाषा भी हिंदी हो तो फिर एक ऐसी भाषा जो कि इस देश के दूसरे इलाके की भाषा हो। यह मूल स्पिरिट थी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की। उसे लागू करने की हिम्मत कभी नहीं हुई है, और सबसे बड़ी उसके बारे में बेईमानी मैं कहूंगा यह हिंदी इलाके ने की है। क्योंकि आपने कर्नाटका वालों को तो बोल दिया कि तुम हिंदी पढ़ो क्योंकि वो राजभाषा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हम तमिल पढ़ेंगे? हरियाणा वाले तेलुगु पढ़ेंगे? उसके अंदर कन्नी काट गए। और जब उत्तर भारत के लोगों ने इसके लिए साइड निकाल लिया, अबे हम तो संस्कृत पढ़ लेंगे, संस्कृत से काम चल जाएगा, तो 3 लैंग्वेज के फॉर्मूला की ऐसी तैसी हम हिंदी बोलने वालों उत्तर भारत के लोगों ने की है। इसके बाद हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि किसी दूसरे से कहें कि तुम हिंदी क्यों नहीं सीखते। हमने तो नहीं सीखी और कोई भाषा। तो 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला इस देश में 60 के जमाने से चलता आ रहा है, कागज पे। लागू कभी कायदे से नहीं हुआ है। आज भी दक्षिण भारत के कई राज्यों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, लेकिन उत्तर भारत का एक राज्य में नहीं जानता जहां कोई भी दक्षिण भारत की भाषा गंभीरता से पढ़ाई जाती हो। तो ये पॉलिसी इन तीनों बातों को दोहराती है। नंबर 1 कि बहुभाषीय शिक्षा हो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हो, और 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई मातृभाषा में हो। पिछले एक हफ्ते से मीडिया में इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए कि इस देश में जो चीज अंग्रेजी को छू दे उस पे ऐसी टीवी पे चर्चा होती है, क्योंकि सब एकदम राष्ट्रीय महत्व का सवाल हो जाता है। हर कोई जब करता है, हर एक के पास ओपिनियन होते हैं। मैं बार बार कहता हूं, दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद कहते थे ना, दक्षिण अफ्रीका में कलर डिस्क्रिमिनेशन था, कितना खराब था। मैं बार बार कहता हूं, ये इंडिया जो है ना, हमारा देश, यहाँ पे भाषाई अपार्थाइड है, भाषाई रंगभेद है। जैसे वहां दक्षिण अफ्रीका में गोरे साहब राज किया करते थे, हमारे यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले साहब राज करते हैं। आप उसमें शामिल हो जाइए, आप इस देश के राजा हैं। नहीं होइए, आप कुछ भी, आपकी जेब में पैसा भी हो, तब भी आप राजा नहीं है इस देश के अंदर, जब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो चूंकि अंग्रेजी को छू दिया है, चर्चा हो रही है, लोग सारे इस बात को भूल गए कि इसमें कोई भी नई बात नहीं है। ये जो नीति है ये 1960 के डेकेड से चली आ रही है। स्टैंडर्ड रिपीटिशन हो रहा है, उसी भाषा में वही बात दोबारा कही गई। दूसरा, लोग भूल जाते हैं कि ये दुनिया भर के एजुकेशनिस्ट लोगों की रिकमेंडेशन है, ये कोई इंडिया की स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है। ये जो सारी चर्चा ऐसे हो रही है जैसे अचानक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी पॉलिसी ने मदर लैंग्वेज के बारे में कुछ कह दिया है। भाई कैसे कह दिया है, तो बड़ी अजीब बात है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब चर्चा चल रही है। मैं सबसे कहना चाहता हूं, मुझे आप दुनिया का एक एक्सपर्ट दिखा दीजिए जो कहता हो कि बच्चे को मदर टंग के अलावा किसी और लैंग्वेज में इनिशियल एजुकेशन देनी चाहिए। कोई समझदार एजुकेशनिस्ट नहीं कहता, कोई लिंग्विस्ट नहीं कहता, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं कहता। हर कोई कहते हैं कि हाँ, बच्चे को मदर लैंग्वेज में देनी चाहिए, मदर टंग में।
मदर टंग का मतलब केवल वो नहीं कि जो माँ बोलती है। मदर टंग का मतलब आप और आपके इर्द गिर्द बच्चा स्वाभाविक रूप से स्कूल जाने से पहले जिस भाषा में दुनिया को समझता है, वो भाषा, वो जिस बच्चों के साथ खेलता है, खेलते वक्त क्या बोलता है, वो है उसकी भाषा। उस भाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके बारे में कभी कोई दो राय नहीं रही है। तीसरी समस्या ये है कि हिंदुस्तानी, और खास तौर पे आप सब लोग जो बात सुन रहे हो, मैं एक अनुरोध करूंगा, एक एलिमेंट्री डिस्टिंक्शन हम क्यों नहीं समझ सकते? बिल्कुल बुनियादी बात है, 2 मिनट की बात है समझना। किसी भाषा को सीखना एक मामला है, उस भाषा के माध्यम से पूरी दुनिया को जानना दूसरा मामला है। लर्निंग ए लैंग्वेज एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, दीज आर टू एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चंस। इंग्लिश पढ़नी चाहिए, इंग्लिश से फायदा होगा। आई भले ही अंग्रेजों की वजह से, मेरी कोई घृणा नहीं है, अंग्रेजों की वजह से इतने नुकसान हुए, चलिए एक फायदा इस देश में हो गया कि हमें वो भाषा आ गई, कुछ लोगों को इसमें व्यवस्था बन गई जिसके माध्यम से दुनिया की बहुत चीजों को हम समझ सकते हैं, दुनिया के ज्ञान को समझ सकते हैं। दुनिया का जो गैर अंग्रेजी इलाका है उसको भी हम इंग्लिश के जरिए समझ सकते हैं। अच्छी बात है, इंग्लिश सीखनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश में आप ज्योग्राफी पढ़ें, इंग्लिश में हिस्ट्री पढ़ें, इंग्लिश में साइंस पढ़ें, इंग्लिश में मैथ्स पढ़ें। इसकी कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा, ये कतई जरूरत नहीं है कि अगर आपने प्राइमरी में किसी बच्चे को हिंदी मीडियम से पढ़ाया, तेलुगु मीडियम से पढ़ाया, तो वो जिंदगी भर हिंदी या तेलुगु मीडियम में ही पढ़ेगा। ट्रांजिशन हो सकता है। ट्रांजिशन, बच्चे को 5वीं कक्षा तक आप उसकी माँ की जो भाषा है उससे पढ़ाइए। माँ की भाषा का मतलब सिर्फ हिंदी नहीं, माँ की भाषा का मतलब होगा मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी। हिंदी के जो सैकड़ों अवतार हैं, कम से कम 40 तो हैं, उनमें आप पढ़ाइए, तुलु में पढ़ाइए, देश की नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस 100 के करीब हैं, उन सब में पढ़ाइए। उसके बाद 5वीं कक्षा के बाद ट्रांजिट कीजिए बच्चे को ऐसी भाषा में जो कि उसके इलाके की भाषा हो। तो तुलु से 6ठी कक्षा में वो कन्नड़ में आ सकते हैं, जो भोजपुरी पढ़ रहे थे 6ठी कक्षा में हिंदी में आ सकते हैं। ट्रांजिशन होगा, और उसके बाद उनकी अंग्रेजी की क्षमता को आप विकसित करते रहिए। बिल्कुल आप कक्षा 2 से 3 से बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप सोचेंगे ये पॉसिबल है क्या? भाई उसका एक उदाहरण आप अपने आप सामने देख लीजिए। मैंने ABCD कक्षा 6 में सीखी थी, उससे पहले नहीं सीखी थी। कुछ अंग्रेजी नहीं आती थी, घर पे तो बोलने का सवाल ही नहीं होता था। पिताजी को आती थी अंग्रेजी काफी अच्छी, लेकिन वो घर में बोलना लिखना पढ़ना कोई मतलब ही नहीं था। और कक्षा 6 में ABCD सीख के मास्टर दर्शन सिंह जी ने हाथ पकड़ के हमें सिखाया था। आज मैं अंग्रेजी से काम चलाऊ काम कर लेता हूं ना, सबको ही कर सकते हैं। ये अंग्रेजी का भूत निकाल दीजिए इस देश में जिसे इंग्लिश मीडियम एजुकेशन कहा जाता है। कुछ तो ऐसे स्कूल हैं जहां सचमुच अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, अच्छा भी पढ़ाया जाता है। देश के काफी बहुत अच्छे स्कूल हैं जो इंग्लिश मीडियम में भी हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, खासतौर पे जो लोग शहर में हैं उन्हें हाथ जोड़ के मैं कहता हूं, आप याद रखिए कि इस देश के अधिकांश इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे को कोई अंग्रेजी नहीं आती, माँ बाप को अंग्रेजी नहीं आती। जाहिर कहाँ से आएगी गांव के माँ बाप को अंग्रेजी? और यही नहीं, टीचर को भी अंग्रेजी नहीं आती, और वो कहने को साहब इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अब उसे क्यों कहा जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल? बस टीचर आते हैं और आने के बाद सीधा सीधा अंग्रेजी के अंदर बच्चों को रटवाना शुरू कर देते हैं, और उसको कहा जाता है कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन हो गई है। तो इसलिए हमें इस व्यवस्था से अलग देखने की जरूरत है। उससे उससे बच्चे को इंग्लिश तो आएगी नहीं, और कुछ भी नहीं आएगा। उसको ज्योग्राफी नहीं आएगी, हिस्ट्री नहीं आएगी। जिस बच्चे के टीचर को इंग्लिश नहीं आती, उसे इंग्लिश नहीं आती, वो कैसे सीखेगा? तो 5वां बड़ा विचार इसका है कि बच्चे को मातृभाषा में 5वीं कक्षा तक शिक्षा दी जाए। वास्तव में होगा, जिसे कहते हैं ना, लिख के देता हूं आपको, कतई नहीं होगा। इस देश में और किसी का राज आप हिला सकते हो, बीजेपी का राज हिला सकते हो, कांग्रेस का राज हिला सकते हो, अंग्रेजी का राज नहीं हिला सकते। बहुत कड़वी बात है, मगर सच ये है। कल परसों से आपने देख लिया होगा, खबरें आनी शुरू हो गई हैं। CBSE ने कह दिया है कि हाँ भाई, वो जो हमारे केंद्रीय विद्यालय, इसके अंदर तो भाई सिर्फ ट्रांसफर वाले लोग आते हैं, इनको तो इंग्लिश पढ़ाना होगा।
फिर आप देखेंगे कि सीबीएसई सर्कुलर जारी करेगा कि हर विद्यालय अपनी परिस्थिति को देखते हुए ये फैसला कर सकता है, और फिर हर विद्यालय अपनी परिस्थिति को देख के फैसला करेगा कि नहीं नहीं, इंग्लिश मीडियम में ही हमें पढ़ाना है। और फिर उसके बाद वो स्कूल जहां ना माँ बाप को अंग्रेजी आती है, ना बच्चे को, ना टीचर को, वो भी फैसला करेगा कि हम अपनी परिस्थिति को देखते हुए फैसला कर रहे हैं कि अंग्रेजी में ही पढ़ाना है। अंग्रेजी का साम्राज्य जारी रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हिम्मत नहीं है इस सरकार की, किसी और सरकार की या किसी पार्टी की इस देश में, कि वो इस सवाल पे सच बोल सके और गलत बात को रोक सके। ये थी स्कूली शिक्षा। यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, जिसके बारे में पिछली बार मैंने कम बात की क्योंकि बड़ी जल्दबाजी में मैं बात कर रहा था, उसमें 5 बड़े विचार कौन से हैं। पहला विचार है यूनिवर्सिटी की परिभाषा बदलना। वो कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी मतलब ये जो आजकल चल निकला है ना ट्रेंड, कि सिर्फ एक कोई मेडिकल कॉलेज, किसी के पास पैसा होता है, कोई बड़े लाला जी, सेठ जी, किसी बड़े नेताजी की जेब में पैसा होता है, चल भाई क्या करें, एक यूनिवर्सिटी खोल दो जी, कानून बन जाता है, यूनिवर्सिटी खुल जाती है। यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा रहे हैं साहब? एक मेडिकल कॉलेज होगा, एक इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, डेंटल कॉलेज होगा, उसमें मैनेजमेंट होगा और कुछ नहीं होगा। साइंस नहीं पढ़ाएंगे, सोशल साइंस नहीं पढ़ाएंगे, लिटरेचर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें पैसा नहीं है। तो ये शिक्षा नीति कहती है कि नहीं, ये तो गलत बात है। यूनिवर्सिटी वो है जिसमें सब कुछ पढ़ाया जाए, बड़ी मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बने, उसकी वकालत करती है। बहुत अच्छा विचार है। क्या ये वास्तव में लागू होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसके लिए निहित स्वार्थ से मुकाबला करना होगा। और आज हमारी संसद में सैकड़ों सांसद हैं जो खुद ऐसी शिक्षण संस्थाओं के मालिक हैं। क्या वो छोड़ देंगे? ज्यादा हल्ला किया, सरकार ने ज्यादा नियम बना दिए, तो सब एक एक इंग्लिश का डिपार्टमेंट खोल देंगे, एक कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट भी खोल देंगे, उन्हीं इंजीनियरिंग के टीचर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़वा देंगे और कह देंगे जी हाँ कागज में पूरा हो गया। कागज में हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे जो भावना है वो भावना लागू होगी, इसमें मुझे संदेह है। जहां जहां परिवर्तन सिर्फ कागज से हो जाएंगे, बिना किसी निहित स्वार्थ को हाथ लगाए, वो हो जाएंगे। जहां जेब से पैसा लगेगा या हिम्मत लगेगी किसी स्वार्थ के सामने आने की, वो शायद नहीं हो पाएगा। दूसरा अच्छा विचार इसमें हायर एजुकेशन के करिकुलम के बदलाव के बारे में है। वो कहते हैं होलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए। पहले ड्राफ्ट में लिबरल शब्द इस्तेमाल किया था, लेकिन शायद ऊपर से इशारा आया होगा, अरे लिबरल मत कहो इसको, लेकिन है ये वही जिसको अमेरिका में लिबरल एजुकेशन कहा जाता है। अमेरिका के अंदर विचार ये है कि हमारी तरह जैसे होता है ना, बच्चा बीए में गया, उसके बाद या तो हिस्ट्री ले लिया या इकोनॉमिक्स ले लिया, या किसी ने फिजिक्स में ऑनर्स कर लिया, फिर उसके बाद बस वही, आप कॉमर्स कर रहे हैं तो कॉमर्स कर रहे हैं। अब कॉमर्स का विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ सकता है? कोई फिजिक्स में ऑनर्स कर रहा हो तो साथ में हिस्ट्री कैसे कर सकता है? हमारे यहाँ ये सिस्टम है। अमेरिका में सिस्टम ये है कि आप मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं तो साथ में आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, आप फाइन आर्ट्स पढ़ सकते हैं, आपको आज़ादी होती है ये सब करने की। तो ये कमेटी उस विचार को यहाँ ला रही है, जो कि अमेरिका का विचार है, अच्छा विचार है। अमेरिका का हर विचार बुरा नहीं होता, ये अच्छा विचार है हायर एजुकेशन के लिए। हमने जिस तरह के बिल्कुल ये चौखाने बना रखे हैं, इन चौखानों से कहीं बेहतर विचार है, खुलापन है। ये कहते हैं कि आपको 4 साल की बीए होनी चाहिए, बीए बीएससी, लेकिन आपको 2 साल के बाद अगर छोड़ना चाहें तो एक छोटी डिग्री देके छोड़ दिया जाएगा, 3 साल के बाद जाएं तो एक और डिग्री देके छोड़ दिया जाएगा। अलग अलग एग्जिट ऑप्शन होंगे, आपके पास कई ऑप्शंस होंगे। विचार अच्छा है। और खास तौर पे ये कहना कि हमारे यहाँ पे सब जगह पे ह्यूमैनिटीज की एजुकेशन होनी चाहिए, सोशल साइंस जिसको हम आर्ट्स बोल देते हैं, आर्ट्स की पढ़ाई भी होनी चाहिए, बहुत अच्छा है। मेरी अक्सर शिकायत रही है जो लोग आईआईटी वगैरह में पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि उनके दिमाग का एक हिस्सा तो इतना डेवलप हो जाता है और दूसरा हिस्सा, क्योंकि ना वो हिस्ट्री पढ़ते हैं, ना पॉलिटिक्स, ना सोशियोलॉजी, तो दूसरे हिस्से में वो बिल्कुल कक्षा 8 के बच्चे जैसे होते हैं। और बार बार मैं हैरान होता हूँ कि इस आदमी का मैं क्या करूँ, इसको इंटेलिजेंट कहूँ कि बेवकूफ़ कहूँ। इस लिहाज से बहुत अच्छा निर्णय है कि आईआईटी में और इन सब चीज़ों में ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ाई जाएगी, एक समग्र शिक्षा हो। एक आईआईटी का स्टूडेंट अगर फाइन आर्ट साथ में पढ़ना चाहता है, क्यों ना पढ़े, म्यूजिक पढ़ना चाहता है, क्यों ना पढ़े। विचार अच्छा है। लागू होगा, हाँ, ये कुछ हद तक लागू हो जाएगा, क्योंकि ये लागू करने के लिए आपको कागज के परिवर्तन चाहिए, हो जाएगा।
अच्छा होगा, लेकिन इसे अगर धीरे आहिस्ता से किया जाए, कम से कम ये एक परिवर्तन है जो मैं चाहता हूं कि ताबड़तोड़ तरीके से ना हो। नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरह से 4 ईयर का कोर्स पहले लागू किया गया, फिर वापस लिया गया, फिर लागू, ये सब कुछ करने की कोशिशें हुई हैं, उससे नुकसान होता है। ये परिवर्तन आहिस्ता हो, ये मैं चाहता हूं और ये मैं अनुरोध करता हूं। ये हो सकते हैं और जिस हद तक होंगे इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तीसरा बड़ा विचार इसके बारे में हायर एजुकेशन पे, वो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब इस देश में इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की काफी समय से बात हो रही है। आमतौर पे ढकोसला होता है। एक तो हिंदुस्तानी मानसिकता की गुलामी है। जैसे ही इंटरनेशनल कहते हैं, ना हमें बांग्लादेश दिखता है, ना हमें थाईलैंड दिखता है, ना हमें कोरिया दिखता है। इंटरनेशनल का मतलब अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, जापान, बस यही हमारे लिए इंटरनेशनल है। इसके अलावा कोई इंटरनेशनल नहीं। चीन को भी तो इंटरनेशनल मानते नहीं है। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के नाम पर इस देश में अब तक जो हुआ है वो ये है कि बड़े मालिक देश, अमीर देश कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं और हम कहते हैं कि हम वहां तक पहुंच जाएं, उनकी इंडेक्स में हमारा भी नंबर आ जाए। उन्होंने टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस की इंडेक्स निकाली है जिसमें हमारी सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशन आई हैं, इसके अंदर हम कैसे पहुंच जाएं। ये सब हमारे को इंटरनेशनलाइजेशन नजर आता है। और दूसरा, बड़े देश की, अमीर देशों की इंस्टीट्यूशन से हमारे क्या संबंध बन जाए। अब दिक्कत ये है कि बड़े देशों की बड़ी संस्था आपके यहाँ क्यों आएगी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपना कैंपस इंडिया में क्यों खोलेगी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्यों खोलेगी? हार्वर्ड क्यों खोलेगी? येल, शिकागो, ये बड़ी यूनिवर्सिटीज क्यों आपके पास आएंगी? कोलंबिया हो, ब्राउन हो, जिसको आईवी लीग यूनिवर्सिटीज कहा जाता है, वो तो नहीं आएंगी। तो इंटरनेशनलाइजेशन के नाम पे जो होता है वो ये कि वहां की कोई बिल्कुल थर्ड रेट यूनिवर्सिटी, अब इंग्लैंड की हर यूनिवर्सिटी कोई बहुत अच्छी है जरूरी नहीं है, और अमेरिका में तो खास तौर पे बहुत थर्ड रेट यूनिवर्सिटीज की बहुत पुरानी परंपरा है, जहां कई बार ऐसा हुआ है। और हमारे देश में दुर्भाग्यवश शिक्षा के नाम पे, हायर एजुकेशन के को आगे ले जाने के नाम पे, इंटरनेशनलाइजेशन के नाम पे केवल और केवल उनको प्रमोट करने का काम हो जाता है, जो हमने कई जगह पे देखा है। इस बार यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज के आने का भी जिक्र है, जिसके बारे में काफी आलोचना हुई है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भारत में लाने की कोशिश नई नहीं है, ये कम से कम 10 साल पहले से चल रही थी। जब मैं खुद यूजीसी का मेंबर था उस वक्त भी कोशिश हुई, मैंने उस वक्त विरोध किया था उसका, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज उसके लिए तैयार नहीं है और किसी थर्ड रेट यूनिवर्सिटी को भारत में ले आने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो कोई दुकान सेटअप करने के लिए आता है, अमेरिका, इंग्लैंड की कोई बिल्कुल थर्ड रेट यूनिवर्सिटी अपनी दुकान सेटअप करने के लिए भारत आ जाती है और वहाँ पे नाम हो जाता है। और थोड़ा हमारे फिरंगियों के बारे में ऑब्सेशन तो है ही कि भाई को अंग्रेज आ गया, अब अंग्रेज कैसा है, घोड़ा है, गधा है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं होता, बस अंग्रेज है, और इसलिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो इंटरनेशनलाइजेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद विदेशी दुकानों से रिश्ता बनाने का काम हुआ है। ये पॉलिसी भी कहती है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को आने देना चाहिए। बहुत बड़ा पक्ष नहीं है वैसे ये कहना कि इस नीति का सबसे बड़ा पक्ष ये गलत हुआ, क्योंकि चलते में जिक्र किया गया है, लेकिन ये संभव है। देखिए होगा क्या कि इस नीति दस्तावेज में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को आने देना इसकी कोई बड़ी रिकमेंडेशन नहीं है। ये दस्तावेज वही कहता है जो कहना चाहिए कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज को ठीक ढंग से डेवलप करें। लेकिन व्यवहार में क्या हो सकता है? अगर सरकार ने पहले से मन बना रखा है, सरकार में, यूजीसी में, एजुकेशन मिनिस्ट्री में किसी बाबू ने मन बना रखा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लाना है, तो दनाक से कहेगा जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर रिकमेंडेशन किया गया है उस हिसाब से हम कर रहे हैं। तो ये खतरा है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लाने का खतरा ये नहीं है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के आने से अचानक हमारे यहाँ कोई बदलाव आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, ना तो कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज आने वाली हैं अभी, बस सिर्फ ये है जैसा पाकिस्तान में हुआ है, जैसा बांग्लादेश में हुआ है, कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज आती हैं, अपना कैंपस सेटअप करती हैं और अमीरों के बच्चे फिर वहां जाना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे देश में अभी हुआ है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज पे कम होके अब जो बड़े घरों के बच्चे हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर जाना शुरू कर रहे हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की क्वालिटी भी इंप्रूव कर रही है। तो एक दुविधा भी हो जाती है कि क्वालिटी उसकी अच्छी है। यही बात फॉरेन यूनिवर्सिटीज के बारे में होने वाली है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएंगी और आने के बाद अचानक हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड और गिरने लग जाएगा। ये जो रिलायंस और बीएसएनएल के साथ खेल हुआ ना,
जैसे ही ये प्राइवेट प्लेयर्स आए, बीएसएनएल का भट्ठा बैठ गया। इस बीएसएनएल तो वैसी ही थी, क्या हुआ, कहीं ना कहीं साठ गांठ हो जाती है। सरकारी व्यवस्था को गिराना, सार्वजनिक सिस्टम को गिराना, और उसके बाद प्राइवेट दुकान ऊपर चढ़ती है। कहीं ऐसा खेल तो नहीं होगा? ये आशंका है, ये आशंका सच हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जो निजाम है, कई समय से जो प्रेशर है, और हिंदुस्तान के जो एलिट को चाहिए होता है, शिक्षा व्यवस्था में होता वही है जो हिंदुस्तान के एलिट को चाहिए होता है। और इस वक्त एलिट को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज चाहिए कि बच्चे को डॉलर दे के अमेरिका क्यों भेजना पड़े, भाई रुपए में यहीं पे उसकी शिक्षा क्यों ना हो जाए, वो चाहता है। ये संभव है, ये खतरा रियल है। चौथा, रिसर्च फंडिंग के बारे में एक विचार आया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, कि हमारे देश में रिसर्च के लिए फंडिंग बहुत कम दी जाती है, बहुत टॉप क्वालिटी रिसर्च के लिए। ये विचार अच्छा है, लेकिन एक मेरे मन में दुविधा है। दुविधा ये है कि रिसर्च करनी किस चीज पे है। हमारे यहाँ रिसर्च आमतौर पे सीधी नकल होती है। वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो उसकी नकल करेंगे। 5 साल के लिए अगर अमेरिका की यूनिवर्सिटीज का सर चकरा गया है, जैसे सोशल साइंस में चकरा गया था, तो 5 साल के लिए हम भी चक्कर खाएंगे उनके साथ। क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम अपनी रिसर्च फंडिंग को अपने देश की जरूरत से लिंक कर सकें? हमारी मेडिकल रिसर्च बजाय यूरोप की बीमारियों पर रिसर्च करने की बजाय हमारे देश में जो सचमुच बीमारियां हैं जिससे लाखों लोग मरते हैं, जिस देश में डायरिया और पेचिश से लोग मरते हैं, लाखों लोग मरते हैं, वहां मेडिकल रिसर्च यूरोप की बीमारियों पे क्यों होती है? क्या हम अपनी रिसर्च को अपने एजेंडा पे कर सकते हैं? अपने इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा विचार होगा। अगर सिर्फ नकल करेंगे, बहुत फायदा नहीं होगा। ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का विचार है। और पांचवा जो विचार है, रेगुलेटरी सिस्टम बदलना। अब तक हमारे देश में हायर एजुकेशन को यूजीसी नामक संस्था गवर्न करती थी। मैं खुद भी उसका एक जमाने में मेंबर रहा था। वो संस्था वही कॉलेज यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करने का भी काम करती है, वही उनको फंडिंग भी देती है, वही संस्था बताती है तुम क्या कोर्स पढ़ा सकते हो, क्या नहीं पढ़ा सकते, डिग्री लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा। अब सरकार ये कह रही है, नई शिक्षा नीति कहती है कि इसको बदलना चाहिए। ये काम अलग अलग एजेंसीज को आप सौंप दीजिए। एक नेशनल हायर एजुकेशन काउंसिल बनेगी जो कि रेगुलेटरी बॉडी होगी। फंडिंग करने का काम एक दूसरी संस्था करेगी। स्टैंडर्ड सेटअप करने का काम एक तीसरी संस्था करेगी। 4 अलग अलग बोर्ड बनेंगे। ये अच्छा विचार है, नया विचार नहीं है। सन 2006 में शायद प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी हायर एजुकेशन पे विचार करने के लिए। उस कमेटी ने सब सुझाव दिए थे, ये नए विचार नहीं है। लेकिन पिछली सरकारें हिम्मत नहीं कर पाई इसे लागू करने की। क्या इस बार लागू होगा? मेरा अनुमान है कि ये शायद लागू होगा। इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की कई चीजें लागू होंगी, क्योंकि इसमें एक तो बहुत खर्चा नहीं है, दूसरा इसमें किसी निहित स्वार्थ से संघर्ष नहीं है। और जहां रास्ता आसान होगा, जहां जेब से खर्चा ना करना पड़े और रास्ते में रोड़े नहीं है, उस पर सरकार चल लेगी। इसके कुछ हिस्से लागू होंगे, उससे फायदा होगा। हालांकि एक खतरा है, वो ये कि फिर स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी जो है वो केवल और केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को देख के स्टैंडर्ड सेट करेगी, और सरकारी यूनिवर्सिटीज, सरकारी कॉलेजेस जो हैं और यूनिवर्सिटीज हैं, वो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मैंने आपको स्कूल्स के बारे में बताया, यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया। बस अब आपके सवालों पे आ ही रहा हूं, पर आने से पहले 5 जनरल बातों का जिक्र कर दूं जो कि इस दस्तावेज में है। पहला, फंडिंग। फंडिंग के बारे में दस्तावेज स्पष्ट कहता है कि हाँ, 6% होना चाहिए। तो कम से कम मेरे मन में जो एप्रीहेंशन थे, जो संदेह थे, जब पहली बार पता लगा कि बीजेपी सरकार एक एजुकेशन पॉलिसी ला रही है, मेरे दिमाग में पहला डर यही आया कि अरे बाप रे, ये तो कहेंगे कि अब बस कर लिया, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के हाथ में दे दो, वो चलाएंगी देश को, पीपीपी मॉडल के ऊपर एजुकेशन चलेगी, या सरकार को इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है, या प्रॉफिट के आधार पे एजुकेशन होनी चाहिए। फॉर्चुनेटली ऐसी कोई बात इसने नहीं कही है। बहुत अच्छी बात कही है कि सरकार को अपने खर्चे का 20% और देश की जीडीपी का 6% कुल शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। लागू होगा? मुझे नहीं लगता लागू होगा। सरकार के पास फिलहाल तो पैसा ही नहीं है। लेकिन सरकार शिक्षा पे ज्यादा खर्च करे, उसके लिए जो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए वो किसी आंदोलन से आएगी, नहीं तो कोई सरकार इसको लागू करने वाली नहीं है। ये रिकमेंडेशन पिछले 50 साल से पड़ी है। 68 में भी यही कहा गया था, आज भी यही कहा जा रहा है, कुछ नहीं होगा इस पे।
दूसरा, इक्विटी इंक्लूशन। समाज के जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, वो बच्चा जो परिवार में पहली बार कोई बच्चा बीए पढ़ने जा रहा है, पहली बार किसने +2 का एग्जाम पास किया, उसके बाप दादा नाना चाचा किसी ने बीए पास नहीं किया, मैट्रिक पास नहीं की थी, 12 पास नहीं की थी, उस बच्चे को क्या देंगे? दलित समाज, आदिवासी समाज, ओबीसी वर्ग, नोमैडिक कम्युनिटीज, इन सब के लिए क्या होगा? महिलाओं के लिए क्या होगा? इनका जिक्र है इस दस्तावेज में। मैं नहीं कहूंगा जिक्र नहीं है, दस्तावेज में तो इसका भी जिक्र है कि मुस्लिम समाज काफी पिछड़ा हुआ है। इसके बारे में क्या किया जाएगा उस पर बहुत कुछ कहता नहीं है दस्तावेज, और नहीं कहता है तो मुझे लगता है कि कहीं मानसिक तैयारी नहीं है इस सवाल पे बहुत कुछ करने की। इसको मैंने बहुत ध्यान से देखा। ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता था जो लिया जा सकता है। कभी कभी मुझे लगता है शिक्षा पे 6% का अगर आप कह दें कि 1% हम रिजर्व करेंगे केवल और केवल फेलोशिप देने के लिए, आप सब चीज छोड़ दीजिए, जिन बच्चों को फेलोशिप की जरूरत है, लाखों नई फेलोशिप्स देने की जरूरत है, मैंने पूरी उसकी एक योजना भी बनाई थी, वो करने की किसी सरकार की हिम्मत दिखाई नहीं देती। ये इस दस्तावेज का सबसे निराशाजनक पहलू मेरे निगाह में है। तीसरा, प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन, जो कि इस देश में स्कूल में भी हकीकत है, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी यह हकीकत है। क्या उसको रोकने के लिए कुछ किया जाएगा? दस्तावेज जिक्र तो करता है, ड्राफ्ट में जिक्र नहीं था लेकिन अब दस्तावेज में इसका जिक्र किया गया है, लेकिन क्या वास्तव में ये किया जाएगा? जब मैंने उन हिस्सों को पढ़ा तो मुझे लगा ये तो भर्ती का माल है, यानी कि इस पे एक सेक्शन लिखना है, कमर्शलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पे इसलिए लिख देते हैं, लेकिन उसको तोड़ने के लिए जिस तरह के कदम उठाने होंगे, आपको कानूनों का इस्तेमाल करना होगा, आपको बजटरी प्रोविजंस का इस्तेमाल करना होगा, नियम बनाने होंगे, नियमों को कड़ाई से लागू करना होगा, रेगुलेटर्स लाने होंगे, उसकी तैयारी, उसकी मानसिक तैयारी मुझे कतई दिखाई नहीं देती। चौथा सवाल, एपेक्स गवर्नेंस का। इस रिपोर्ट में एक सुझाव है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग हो, जिसमें देश भर के राज्यों के प्रतिनिधि हों, 30 एक्सपर्ट हों और देश का शिक्षा मंत्री उसका अध्यक्ष हो, जो कि पूरे देश की शिक्षा नीति को देखे। विचार अच्छा है। केब करके एक संस्था, सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन अभी भी है, उसकी बजाय ये संस्था लाने का विचार है। मेरा सुझाव था कि इससे अलग होना चाहिए। जिस तरह से जीएसटी काउंसिल बनी है ना, पूरे देश के हर राज्य का वित्त मंत्री उसमें बैठता है और फैसला केवल और केवल कंसेंसस से होता है। अगर वो कर दिया जाता तो बहुत बड़ा कदम होता, लेकिन वो करने के लिए आपको कंसेंसस पे रहना होगा, आपको दूसरों की राय सुननी होगी, और मुझे नहीं लगता है कि सरकार दूसरों की राय सुनने के मूड में है या उस स्थिति में है, उस मन स्थिति में है सरकार, ये नहीं है। तो एक काउंसिल बन रही है एपेक्स गवर्नेंस के लिए, बन जाएगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, ये लागू हो जाएगा, लेकिन इसके लागू होने से बहुत फायदा होगा, इस पे मुझे संदेह है। पांचवा आखिरी सबसे बड़ा सवाल, इंप्लीमेंटेशन। जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूं, इस नीति से अपने आप में कुछ भी नहीं होगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। इस नीति के आधार पे जब कानून बनेगा, रूल्स रेगुलेशन बनेंगे, जब इसके आधार पे नोटिफिकेशन जारी होगा, सर्कुलर निकलेंगे, बजट में पैसा दिया जाएगा, तब इस नीति का कोई एक भी शब्द लागू होगा। वो कैसे होगा? नीति खुद इसके बारे में कहती है कि अगले 10 साल तक कैसे इसको लागू किया जाएगा, 2040 तक पूरे इसके उद्देश्य किए जाएंगे, धीमे धीमे लागू किया जाएगा, इत्यादि बातें सब सही कही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस देश में शिक्षा नीति का वो हिस्सा लागू होता है जो उस वक्त की सरकार और उसके बाबू लोग चाहते हैं। नहीं तो शिक्षा में नीति में कुछ भी लिखा हो उसको लागू नहीं किया जाता, और जो चीजें शिक्षा नीति में कहीं नहीं लिखी होती वो लागू की जाती हैं। ये कांग्रेस के जमाने में होता था, धड़ल्ले से होता था, और मुझे कहीं डर है, आज भी डर है कि होगा यही। शिक्षा नीति रहेगी, अच्छा दस्तावेज है, सुंदर है, देखने में अच्छी बातें कहता है, इसको रखना ही चाहिए, लेकिन व्यवहार में इसके सिर्फ उन पक्षों को लागू किया जाएगा जिसमें सरकार की तात्कालिक रुचि होगी। मैंने बताया भी कि इन पक्षों को लागू करने की ज्यादा संभावना है, और ज्यादातर जो इसकी बड़ी और अच्छी रिकमेंडेशन है उन पर काम होगा, इसके बारे में मुझे संदेह है।
हो सकता है आप मुझसे सहमत ना हो, आप कहें कि भाई सारा टाइम संदेह क्यों करते रहते हो। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिन 10 चीज़ों की हमने चर्चा की, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में, स्कूल में और हायर एजुकेशन में, सब में मैंने बताया कि आप फला फला चीज़ों से जांच कर लीजिएगा। लागू करने के लिए ये करना पड़ेगा, आप देख लेना क्या आरटीई में अमेंडमेंट होता है, क्या मिड डे मील स्कीम के साथ ब्रेकफास्ट के लिए पैसा दिया जाता है, क्या सीसीई ईसीई स्कीम को लागू करने के लिए आंगनबाड़ी में नए वर्कर की अपॉइंटमेंट के बजट के अंदर प्रावधान किया जाता है, क्या बीएड के दुकानों को बंद करने के लिए सरकार का सर्कुलर आता है, क्या सरकार कहती है कि हम पैरा टीचर्स सस्ते 5,000 10,000 रुपए वाले टीचर अपॉइंट करने कल से बंद करेंगे, क्या सरकार इन बड़े बड़े शिक्षा की दुकानों के खिलाफ खड़ी होने की हिम्मत दिखाती है, क्या सरकार अंग्रेजी के एक भी स्कूल को बंद करने की हिम्मत दिखा सकती है, अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को भारतीय भाषा के मीडियम बनाने की हिम्मत दिखाएगी, क्या सरकार बनी हुई जो एक सिंगल डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयास करेगी, उसके बारे में कोई कदम उठाएगी, क्या सरकार हमारी रिसर्च फंडिंग को सचमुच इस देश की प्राथमिकताओं से जोड़ेगी, क्या सरकार सचमुच लिबरल एजुकेशन का करिकुलम बनाएगी। ये सब होंगे, आपको पता लग जाएगा। और खास तौर पे ये जो इक्विटी का डायमेंशन है, कमर्शलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एजुकेशन के अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज, उसके बारे में सरकार क्या करेगी, आप इस पे निगाह रखिएगा। आप स्वयं जान जाएंगे कि इससे क्या होगा। मेरा निष्कर्ष जो इसके शीर्षक में था वो यही था, नीति से न डरने की कोई बात है, ना ही कोई बहुत उम्मीद बनाने की बात है। अच्छा दस्तावेज है, लेकिन दस्तावेज है। जैसा प्रताप भानु मेहता ने कल अपने लेख में कहा, टेक्स्ट अच्छी है, कॉन्टेक्स्ट से तय होगा। और वो कॉन्टेक्स्ट है जो मैंने शुरू में ही आपको बता दी कि इस देश में क्या कॉन्टेक्स्ट है। एक तरफ क्रिटिकल रीजनिंग की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ मंत्री और प्रधानमंत्री किस किस तरह की उलझुल बातें कर रहे हैं। एक तरफ ऑटोनॉमी की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो न्यूनतम ऑटोनॉमी थी वो भी खत्म की जा रही है। एक तरफ शिक्षा के लिए नए साधनों की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो साधन है वो भी लिए जा रहे हैं। ऐसे में कैसे लागू होगी, इस सवाल पर हमें निगाह बना के रखनी है, हमें इसके बारे में अपनी समझ बना के रखनी है। और जब तक शिक्षा एक राजनैतिक आंदोलन का मुद्दा न बनेगा, तब तक शिक्षा में बुनियादी बदलाव नहीं आएंगे। ये नीति अच्छी है, इस नीति को लागू करने के लिए एक अच्छी राजनीति की जरूरत है। अब आपके सवालों को देखना शुरू करता हूं। सवाल कई आए हैं। प्राइवेट स्कूलिंग पर क्या असर होगा, एमई का सवाल है। मेरी समझ है कोई असर नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल जैसा काम कर रहे हैं धड़ल्ले से वो करेंगे। और जहां तक मीडियम ऑफ एजुकेशन की बात है, मेरी अपनी समझ है सरकार इतने इसमें छेद निकाल लेगी कि कुछ किसी को बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी। सावंत राम जी कह रहे हैं, शिक्षण संस्थाओं को खोलने के बारे में क्या विचार है, राजस्थान में अभिभावक और स्कूल वाले सरकार के भरोसे। अच्छा, वो लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। ये बात सही है भाई, शिक्षण संस्थाओं को जल्द खोलने की जरूरत है। वैसे भी बच्चों पे इस बीमारी का कम असर है। और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ये तो गरीब बच्चों के साथ अत्याचार है, कैसे कर पाएंगे वो। और जो गरीब नहीं है उनके साथ भी अत्याचार है। लेकिन खोलने की शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था होनी चाहिए। सतीश शर्मा जी कह रहे हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण आखिर क्यों। सवाल तो मेरा भी यही है भाई, मुनाफा है इसके अंदर, दुनिया पैसे पे चलती है, इसलिए हो रहा है। किसी के पास कोई तर्क नहीं है। कहा जाता है कि शिक्षा प्राइवेटाइजेशन करने से रिसोर्सेज बढ़ेंगे, हर जगह शिक्षा पहुंचेगी, पहुंचती है, लेकिन साथ में शिक्षा एक कमोडिटी बन जाती है, एक बिकाऊ माल बन जाता है। सोमेश जी पूछ रहे हैं, my daughter is in 7th class, will she get benefit of this policy? सोमेश भाई, एक आधा बेनिफिट शायद हो सकता है। वो ये है कि जब तक वो 9वीं कक्षा में पहुंचेगी तब तक शायद 9वीं कक्षा का सिलेबस 9वीं 10वीं 11वीं का में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाए, यानी कि उसको केवल कॉमर्स, केवल आर्ट्स, केवल साइंस ना पढ़नी पड़े, उसको मिक्स करने की सुविधा मिल जाएगी। ये तो फायदा हो सकता है। उसके अलावा क्या फायदा होगा मुझे अभी स्पष्ट नहीं है। मेरे ख्याल से जो नई टेक्स्ट बुक बन रही हैं, वो टेक्स्ट बुक मेरी अपनी समझ है कि इससे पुरानी जो टेक्स्ट बुक थी उनसे ज़्यादा बुरी हो सकती हैं। अब आप कह सकते हैं ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद वो टेक्स्ट बुक लिखी थी पॉलिटिकल साइंस के लिए,
सही बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए मैं चुप ही रहूं तो ज्यादा अच्छी बात है। धर्मराज कुमार जी पूछ रहे हैं, की प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे को भटकाने के लिए न्यू एजुकेशन रूल लाई है सरकार। ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। क्या होता है कि हमारे देश में एक पॉलिटिक्स की लैंग्वेज बन गई है, हर चीज को बहुत बड़ा षड्यंत्र समझ के हम कहते हैं। मैं ऐसा हमेशा देखता नहीं हूं। मैं समझता हूं कि किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में कोई राय बनाने के लिए पहले आपको डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट को पढ़ा, एक साल बाद पढ़ के मैंने कहा एक्चुअली तो डॉक्यूमेंट अच्छा है। मैं सरकार के विरोध में हूं, मेरी इस सरकार के बारे में तमाम शक हैं, सैद्धांतिक विरोध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार किसी भी विषय पे कोई भी डॉक्यूमेंट निकाले मैं कल को कहूं तो खराब है ही है। सरकार बीज पे कोई नीति निकाले मैं कहूं खराब है, सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कोई नीति निकाले मैं मान के चलूं खराब है, ये तो विरोध ठीक नहीं है। तो मैं ये भटकाने के लिए लाई गई नीति नहीं मानता, मगर मुझे लगता है कि नीति और व्यवहार में जो होगा इसका कोई विशेष संबंध हो सकता है, ना बने। अजित विक्रम सिंह, व्हाट इज योर टेक ऑन यूटिलाइजिंग आंगनवाड़ी स्टाफ एट द फाउंडेशन लेवल। बिल्कुल आंगनवाड़ी स्टाफ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन आज आंगनवाड़ी स्टाफ के पास जो काम है, जच्चा बच्चा को संभालना, पोषण का काम, इन सब के साथ साथ ये उम्मीद करना कि वही आंगनवाड़ी वर्कर बैठ के 15, 20, 25 बच्चों को, 50 बच्चों को खिलौने भी देगी, उनके साथ खेलेगी, ये तो बिल्कुल गलत है, ये संभव ही नहीं है। आंगनवाड़ी में एक एडिशनल वर्कर की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, वो वर्कर महिला हो और वो गांव की ही कोई महिला हो, ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसलिए सरकार जब तक जेब से पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है तब तक नहीं होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय करने का क्या अभिप्राय है, विरंजन सिंह यादव जी पूछ रहे हैं। भाई ना तो कोई लाभ है ना हानि है। वैसे मैं बताऊं, शिक्षा मंत्रालय अच्छा नाम है, पता नहीं क्यों ये मानव संसाधन। हमारी बीमारी ये है कि जो पश्चिम में यूरोप के कुछ लोगों ने, कुछ देशों ने अपने एजुकेशन को ह्यूमन रिसोर्स कहना शुरू कर दिया था, तो हम भी तो मतलब लकीर के फकीर, अंग्रेजों के गुलाम अभी भी हैं। उन्होंने कर दिया, हमने भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसका नाम रख दिया, और बड़ा ये 80s के जमाने में हुआ था, कांग्रेस राजीव गांधी के जमाने में। ऐसी सब चीज करके, कोई ऐसी हल्की फुल्की नकल करके हम अपना कॉलर ऊंचा कर लेते थे, भाई अब हमने भी वो बड़ा काम कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा हुआ शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया, मैं तो इसके पक्ष में हूँ। बाकी मंत्रालय का फट्टा बदलने से कुछ नहीं बदलता है, ना नीति बदलती है, ना दिमाग बदलता है, ना संस्थाएं बदलती हैं। A.R. Patil ji, respected sir, in rural areas, most of the children are unable to read and write, do basic maths. If they reach 8th class also, slow learners are totally neglected in rural areas. Phonics is not taught in elementary education. How is this new education policy benefit dyslexic children? ये आपने इंपॉर्टेंट बात, दो अलग सवाल पूछे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं पाटिल साहब आपके सवाल। पहला तो ये कि देखिए रियलिटी क्या है कि हमारे यहाँ, मुझे इसका जिक्र पहले करना चाहिए था, हमारे यहाँ हर साल सर्वे आता है जो बताता है कि हमारे 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे दूसरी क्लास की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते हैं, दूसरी क्लास के लेवल का मैथ्स नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या बदलाव होगा, उसके लिए एक अच्छा सुझाव है जिसका मैं जिक्र करना भूल गया था, अच्छा हुआ आपके सवाल से याद आया। सुझाव ये है कि हम देश में एक मिशन चलाएं न्यूमरेसी और लिटरेसी पे फोकस करते हुए, कि हर बच्चा कक्षा 3 तक पहुंचते पहुंचते लिख सके, पढ़ सके, कुछ एलिमेंट्री गणित कर सके। इसके बारे में देश के शिक्षाविद लोगों की अलग अलग राय है। मैं जानता हूं कि कई बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं जो इनका मानना है कि इस तरह की चीजों पे फोकस करना और शिक्षा को केवल रिजल्ट ओरिएंटेड करना शिक्षा की महत्ता को कम कर देता है। मेरी असहमति रही है इस विचार से। मैंने कहा है कि नहीं, अगर बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, और खासतौर पे वो माँ जो पेट काट के बच्चे को स्कूल भेज रही है, वो बाप जो बाकी चीज़ों पे खर्चा रोक के 800 रुपये 1000 रुपये स्कूल पे खर्च कर रहा है, उसका बच्चा स्कूल में जाने के बाद भी गणित ना कर पाए, पढ़ ना पाए, लिख ना पाए, ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसलिए हमें इसको बदलना चाहिए और इसके जांच की कोई व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए टेस्ट होने चाहिए। और टेस्ट का मतलब बच्चे के टेस्ट नहीं, स्कूल का टेस्ट होना चाहिए कि स्कूल के बच्चों को किस लेवल तक पहुंचे हैं। और इसके लिए अगर सरकार ऐसा कोई मिशन चलाती है, एक अर्थशास्त्री हैं कार्तिक मुरलीधरन, उन्होंने सुझाव दिया है कि हमें देश में स्कूली शिक्षा में सब कुछ छोड़ छाड़ के बस 2 साल सिर्फ एक काम करना चाहिए कि तीसरी क्लास तक के हर बच्चे को
बिल्कुल एलिमेंट्री न्यूमरेसी लिटरेसी केवल ये करवा दें। मुझे उनके सुझाव में काफ़ी सही बात नज़र आती रही है और मुझे लगता है कि वैसा कुछ करना चाहिए। नहीं तो उसके बाद आप जितना पैसा शिक्षा में डाल लीजिए सब कुएं में जाता है, क्योंकि जिस बच्चे को जो पढ़ नहीं सकता वो बच्चा आगे जाके क्या करेगा। इसके लिए इस नीति में उस पर फोकस किया गया है और अगर इस पे एक ऑपरेशनल प्रोग्राम बनता है तो उससे देश को बहुत फायदा होगा, उसका मैं समर्थन करता हूँ। डिसलेक्सिक बच्चे, जो स्पेशल रिक्वायरमेंट वाले बच्चे होते हैं, डिसलेक्सिस वो जो कि जिन्हें भाषा पढ़ने में शब्दों का अनुक्रम समझने में दिक्कत आती है, इसी तरह की स्पेशल नीड्स वाले बहुत बच्चे हैं। स्पेशल नीड्स के बारे में इसमें लिखा गया है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट चुप नहीं है, लेकिन उसके बारे में कोई ठोस नीति नहीं है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। लेकिन इसमें होना चाहिए। मुझे अभी वो नीति दिखाई नहीं दी, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे फिजिकली डिसएडवांटेज जो बच्चे हैं, डिसेबल्ड हैं, उनके बारे में इस नीति में काफ़ी अच्छी बातें लिखी गई। मैं अपने इनिशियल स्टेटमेंट में उस बात को नहीं ला पाया था। विजय रंजन सिंह जी, शिक्षा का माध्यम लागू हो पाएगा, अंग्रेजी का जो गोरख धंधा है बंद हो जाएगा? कतई बंद नहीं होगा विजय रंजन जी, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। 5 साल बाद बात कर लेंगे, पता लग जाएगा कितना बंद हुआ। आदित्य शाही वत्स जी कह रहे हैं स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या नगण्य है, फिर एनईपी 2020 की अनुशंसा संभव है? देखिए, नीति का काम है अनुशंसा करना, तो अनुशंसा के लिहाज से नीति बिल्कुल सही कहती है कि टीचर्स की अपॉइंटमेंट बड़े स्केल पे की जानी चाहिए, इरेगुलर टीचर अपॉइंट मत कीजिए, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर मत लाइए, टीचर्स को प्रॉपर रेगुलर तनख्वाह दे के ठीक तरीके से अपॉइंट कीजिए। अनुशंसा सब कुछ ठीक है, लागू नहीं होंगी ऐसा मुझे लगता है। अजीत विक्रम सिंह जी कह रहे हैं एडिंग वोकेशनल सब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास 6 विल नॉट इंक्रीज कॉस्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए अजीत भाई। ये जो वोकेशनल शिक्षा देना अपने आप में अच्छा विचार है, मगर ये जो मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद इसका शिकार हूँ भाई। हमारे ज़माने में गांधी जी की बुनियादी तालीम से प्रभावित होकर राजस्थान सरकार ने नीति बना रखी थी कि सब बच्चे वोकेशनल एजुकेशन करेंगे। साहब, तो हमारे जिम्मे आया खेती बाड़ी हमें पढ़ाई जाती थी। कक्षा 6 से 8 तक मुझे खेती बाड़ी पढ़ाई गई। खेत में कभी नहीं लेके गए, एक पौधे को छू के नहीं देखा हमने, मिट्टी को हाथ नहीं लगाया। क्या करते थे खेती बाड़ी की क्लास में? खुरपी का चित्र बनाओ, रबी की फसल किस मौसम में होती है उसको याद करो, खरीफ की फसल, रबी खरीफ का मतलब पता नहीं था क्योंकि शहर में रहते थे उस टाइम। तो हम मेरे ख्याल में इसका ऐसा ही कोई फलूदा बना देंगे, इससे कुछ नहीं निकलेगा। होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और वोकेशनल एजुकेशन साथ साथ में देना, हाथ से काम करवाना बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है जो हमारे हिंदुस्तानी दिमाग के अंदर जो कीड़ा है, क्योंकि हाथ से काम करने को हम इतना ओछा काम समझते हैं, और विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ में बाकी चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि वहाँ विदेशों में बड़े आदमी का बेटा भी, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर की बेटी भी किसी रेस्तोरां में जाके बिल्कुल एक बैरे वाला काम करती है, सर्व करती है, पैसा कमाती है। और मेरे को हमेशा लगता है कि हिंदुस्तान के हर बच्चे को एक बार उसके हाथ से बर्तन साफ करवाए जाए, उससे झाड़ू लगवाई जाए और रेस्टोरेंट में बैरे का काम करे, तो उसका दिमाग सुधर जाएगा और जाति व्यवस्था का जो संस्कार हमारा है वो भी थोड़ा सा कम होगा। लेकिन इसकी तैयारी मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती है। अश्विन अय्यर, why have we still enslaved ourselves intellectually by adopting the same Western clothes? HR policy in every corporation in India makes it mandatory for men to wear only formal clothes. Same Western clothing is practiced in schools as well. Why not kurta for boys in school? अश्विन भाई, वैसे तो आप जानते हैं मैं खुद जिसे आप हिंदुस्तानी कपड़े कह रहे हैं वो पहनता हूँ, और मैं तो इसलिए पहनता हूँ कि सबसे ज़्यादा सुविधा है भाई। इस देश के कपड़े इस देश के माहौल के लिए बने हैं, कोई बहुत राष्ट्रीयता और देशभक्ति और इस तरह के स्टेटमेंट के लिए नहीं। मैं तो इसलिए पहनता हूँ कि हमारे कपड़े हमारे माहौल के लिए बने हैं और बड़े सुंदर कपड़े हैं। मेरी अपनी बात आप पूछें तो स्कूल में यूनिफॉर्म होनी ही नहीं चाहिए। यूनिफॉर्म का विचार आया तो इसलिए था कि बच्चों में अलग अलग ये ना रहे कि भाई कोई बच्चा ऊंचे लेवल का है, कोई बच्चा नीचे के लेवल का है। लेकिन ये स्कूल की यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म में भी जैसे आपने देखा होगा, लड़कियों के लिए भारतीय ड्रेस होती है आमतौर पे, लड़कों के लिए अंग्रेजी ड्रेस होती है। ये चीज़ें मुझे तो कभी समझ नहीं आई। बेहतर हो अगर भारतीयकरण शिक्षा का करना है, उसकी शुरुआत कपड़ों से मत कीजिए, उसकी शुरुआत दिमाग से कीजिए।
अमित प्रधान जी कहते हैं अपने गांधीवादी उत्स में आप क्यों अपनी शक्ति लेफ्ट की आलोचना में खर्च करते हैं? दुर्भाग्यवश लेफ्ट जमीन पर है ही नहीं। आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी ऊर्जा लेफ्ट और कांग्रेस के लिए खर्च नहीं होनी चाहिए। आपसे कोई असहमति नहीं है। हाँ, आपसे इससे ज्यादा की उम्मीद थी। अमित भाई, मुझे लगता है कि अर्ध सत्य नहीं बोला जाना चाहिए। अब मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की तमाम शिक्षण संस्थाओं की ऑटोनॉमी को ध्वस्त कर दिया है, और ये कहते वक्त मैं इस बात को भूल जाऊं कि कांग्रेस ने शिक्षण व्यवस्था के साथ क्या किया था, और इसका जिक्र न करूं कि सीपीएम ने वेस्ट बंगाल में शिक्षण व्यवस्था का क्या किया था, तो कोई पलट के बोलेगा ना कि भाई साहब आपको आधी बातें याद नजर आती हैं, आपको सिर्फ यही दिखता है कि बीजेपी ने आके किया, इससे पहले क्या हो रहा था। मुझे लगता है कि हम में से जो लोग इस समाज देश के बारे में टिप्पणी करते हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो सच को अपनी समग्रता में रखें, और अगर उसको समग्रता में रखते वक्त उसके लपेट में दूसरे लोग आते हैं तो उन्हें बचाना मेरी जिम्मेवारी नहीं है। सच ये है, चूंकि आपने पूछ ही लिया, कि वेस्ट बंगाल में 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट का राज था। लेफ्ट फ्रंट ने पश्चिम बंगाल में, केरल में लेफ्ट फ्रंट और नॉन लेफ्ट फ्रंट दोनों सरकारों ने शिक्षा का बहुत शानदार काम किया, प्राइमरी शिक्षा के लिए कम से कम। लेकिन लेफ्ट फ्रंट की सरकार में न तो पश्चिम बंगाल की स्कूली शिक्षा बहुत अच्छी हुई, पश्चिम बंगाल की स्कूली शिक्षा देश के बॉटम पे थी जब रैंकिंग पे, जब लेफ्ट फ्रंट सरकार थी, आज भी बॉटम पे ही है। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में चुन चुन के लेफ्ट फ्रंट ने वही किया जो बीजेपी आज कर रही है, चमचों को भर्ती किया, पार्टी के कैडर को भर्ती किया, वाइस चांसलर ऐसे लोगों को बनाया जो कि लेक्चरर तक बनने के काबिल नहीं थे। इस सच को बोलने से अगर हम गुरेज करेंगे तो फिर हम किस मुंह से बीजेपी की आलोचना करेंगे, किस मुंह से कहेंगे कि आज बीजेपी जो कर रही है वो गलत है। मैं समझता हूं, कम से कम मैंने अपनी जो वैचारिक शिक्षा हुई उसमें यही सीखा कि सच को समग्रता में बोल सकने का साहस और संकल्प होना चाहिए। आपको मेरी बात चोट पहुंची है, मैं खेद व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन जो बात कही है मैंने गलत नहीं कही है। अगर गलत हो आप जरूर कहिए, एक और प्रश्न पूछिए, मैं फिर जवाब दे दूंगा। शिक्षा की भूख को नजरअंदाज करना, हथियार खरीदना आपको बुरा क्यों नहीं लगता है? भाई बुरा लगता है, मैंने कब कहा बुरा नहीं लगता? मैंने जब कहा कि शिक्षा के लिए सरकारों के पास पैसा नहीं है, शायद मुझे ये कहना चाहिए था कि सरकारों के पास तमाम दूसरी चीजों के लिए पैसा है। और हथियार खरीदे, इस देश पिछले से पिछले साल भारत दुनिया का नंबर 2 का हथियार खरीदने वाला देश था। ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये तो बहुत दुख की बात है कि हम हथियार खरीदने में पूरी दुनिया में इतना आगे हैं। और मेरी दृष्टि में खूबसूरत दुनिया और देश तब होगा जब मैं हथियार और फौज पे खर्च न करना पड़े। लेकिन साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा एक वाजिब सवाल है। आप ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय सुरक्षा पे खर्च ना हो। और इस वक्त चीन के बॉर्डर पे जो हो रहा है वो देखने के बाद मैं कह दूं कि अब आप सुरक्षा पे खर्च खत्म कर दीजिए, ये कम से कम मेरे लिए संभव नहीं है। मेरी उम्मीद रहेगी कि स्थिति ऐसी बने जहां ये कहा जा सके, मेरे आदर्श देश में ये हम हथियारों पे खर्च नहीं करेंगे। मैं तो खुद कहा, एक पनडुब्बी में जितना खर्च होता है उससे इस देश के हजारों स्कूल बेहतर बनाए जा सकते हैं। विनोद सिंह यादव जी, नेम चेंज कर देने से क्या होगा श्रीमान जी? हमें अपनी गुणवत्ता को इफेक्टिव करना चाहिए। मैं एकदम सहमत हूं सर आपसे। विरंजन सिंह जी, 4 साल या 14 साल का बीएड हो, जब तक ये दुकानें चलेंगी गधे पैदा होंगे, शिक्षक नहीं है। गधे तो मत कहिए विरंजन जी, उनका क्या दोष है जिन्हें शिक्षा ठीक से नहीं मिलती, डिग्री, वो भी शिकार हैं इस व्यवस्था के। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, ये जो दुकानें हैं इन दुकानों को खत्म करना होगा, और इस दुकानों को रोकने की इच्छा शक्ति, संकल्प, साहस मुझे दिखाई नहीं देता। डॉक्टर सुनीलम कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय केवल अंग्रेजी में क्यों? वो सही बात है डॉक्टर साहब, आपका सवाल बिल्कुल सही है, केवल अंग्रेजी में क्यों हो। मैं तो समझता हूँ कम से कम 8वीं शेड्यूल में जो 22 भाषाएं लिखी हैं उन 22 की 22 भाषाओं में अनुमति होनी चाहिए। और क्या है, सुप्रीम कोर्ट 100 लोगों को नौकरी दे दे कि भाई अगर कोई मणिपुरी के अंदर लिखता है, कोई अगर बंगाली में अपनी एप्लीकेशन देता है, तमिल में देता है, उसका अनुवाद कर दिया जाएगा। ये बहुभाषीय देश है। ये प्रश्न पूछना कि कौन सी एक भाषा होनी चाहिए, प्रश्न ही गलत है, मैं तो बार बार कहता हूं।
रंजन सिंह, जिस बच्चे माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती वह किस विद्यालय में पढ़ेंगे? आज की तारीख में तो भैया पढ़ तो किसी भी विद्यालय में दें, आप पैसा तो दे के पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चे के लिए वो माहौल नहीं दे पाते तो बच्चे की गुणवत्ता में तो असर पड़ता है। मनोज जोशी कह रहे हैं आज थोड़ा सही बोल रहा है भाई, हिंदी की हिंदी जो कि मदर टंग है भी जरूरी है, जो पूरे देश में एक ऑप्शनल भाषा के रूप में लागू होनी चाहिए। इंग्लिश जो पूरे संसार को जानने व जुड़ने के लिए जरूरी है, तो हिंदी पूरे देश से जुड़ने के लिए जरूरी क्यों नहीं? जोशी साहब, अच्छा लगा अगर आपको लगा कि मैं आज कम से कम थोड़ा सही बोल रहा हूं, चलिए आपके पैमाने पे उतरा। हालांकि इससे पहले क्या गलत बोल रहा था, आप कभी इस पे भी प्रकाश डालिएगा। पूरे देश में एक ऑप्शनल भाषा के रूप में हिंदी का एक महत्व है, मैं समझता हूं। हिंदी की खूबसूरती यही है कि हिंदी एक लिंक लैंग्वेज बन सकती है। हिंदी इस देश में तब अच्छी बनेगी जब हिंदी को लादने की कोशिश ना की जाए। ये जो हिंदी वाले हिंदी के प्रति उत्साह कम कर दें तो हिंदी का बड़ा फायदा हो जाएगा। हिंदी प्रसार करने का काम आप फिल्मों पे छोड़ दीजिए, आप क्रिकेट कमेंट्री पे छोड़ दीजिए, टीवी सीरियल पे छोड़ दीजिए, और ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राजभाषा दिवस जैसे ढकोसले कर दीजिए बंद। और हिंदी वाले अगर तमिल सीखना शुरू कर दें, मुझे विश्वास है तमिलनाडु वाले खुशी से हिंदी को सीखेंगे। हिंदी एक अच्छी लिंक लैंग्वेज, ब्रिज लैंग्वेज बन सकती है देश की तमाम भाषाओं के बीच में। लेकिन वो तभी होगा अगर हिंदी वाले अपने आप को राष्ट्रभाषा बोलना बंद कर दें, दूसरों के ऊपर लादना बंद कर दें, और हिंदी में बाकी भाषाओं से शब्दों का स्वागत करना शुरू कर दें, तब हिंदी आगे बढ़ेगी। सुभाष त्रिपाठी जी कह रहे हैं क्यों बंद हो जानी चाहिए यादव जी संस्कृत यूनिवर्सिटी? जी सुभाष जी, मैंने कब कहा संस्कृत यूनिवर्सिटी बंद हो जानी चाहिए? देश में उर्दू यूनिवर्सिटी भी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है, देश में हम्पी में कन्नड़ की यूनिवर्सिटी है, पंजाब पटियाला में पंजाबी यूनिवर्सिटी है, ये सब होनी चाहिए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सुझाव है वो ये है कि एक यूनिवर्सिटी केवल एक विषय पर फोकस ना हो। जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है वो केवल पंजाबी भाषा नहीं सिखाती, वो पंजाबी भाषा के जरिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी सिखाती है, बाकी सब विषय भी सिखाती है। और जहां तक मैं जानता हूं संस्कृत यूनिवर्सिटी बनारस जो है वो मानविकी भी पढ़ाती है, वो समाज विज्ञान भी पढ़ाती है, वो इतिहास भी पढ़ाती है। तो भाषा से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कि केवल एक विषय की विश्वविद्यालय न बने, केवल इंजीनियरिंग का विश्वविद्यालय ना बने, केवल साइंस का विश्वविद्यालय ना बने। और खासतौर पे मेरे ख्याल में जो अटैक है वो ये कि आजकल ये जो फैशन चल निकला है कि दो चार चीज जिसमें पैसा बनता है सिर्फ उसकी यूनिवर्सिटी बनाई जाए, उसको रोकने का प्रयास है, जो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर गजेंद्र मालवीय कहते हैं व्हाट अबाउट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, विल दे बी कोऑपरेटिंग विद द न्यू मदर टंग एजुकेशन मीडियम फॉर्मूला प्रपोज्ड इन द न्यू पॉलिसी? भैया राजेंद्र जी, एक तो गजेंद्र जी, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बहुत पुराना फॉर्मूला है। जैसे पुराने फॉर्मूले को आज तक कूड़ेदान में रखा गया, मुझे लगता है इसको भी ड्रॉर के अंदर बंद करके रखा जाएगा। क्या प्राइवेट स्कूल कोऑपरेट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी तो दुकान ही इस चीज पे चल रही है, और दुकान इस हव्वे पे चल रही है पूरे देश में कि हर बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना जरूरी है। इंग्लिश भाषा सिखाना और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, इन दोनों को घालमेल कर देने पे ही ये सारा धंधा चल रहा है, और इस धंधे को रोकने की ना तो सरकार में हिम्मत है, ना ये होगा। इस देश में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं वो इस देश को चलाते हैं, और कोई ऐसी नीति नहीं बन सकती जो कि उनके हित के खिलाफ जाए। दुख की बात है लेकिन कड़वा सच है, मैंने कहा बता दूं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद ऐसी बड़ी बड़ी बातें करती है ना, इनका राष्ट्रवाद की हिम्मत आप देख लेना, पता लग जाएगा अगले कुछ महीने में। अगर आज मैं सबके सामने कहता हूं, खुल के चुनौती देता हूं, अगर आज से 4 साल, आप 2024 तक कह लीजिए सरकार का है, अगर 2024 तक ये सरकार इस शिक्षा नीति को ऐसे लागू करे, मुंबई के स्कूल इंग्लिश मीडियम में हो ना हो मेरे को कोई मतलब नहीं है, ये जो गांव में कुकरमुत्ते की तरह इंग्लिश मीडियम स्कूल उग रहे हैं, ये पूरे देश भर में इंग्लिश मीडियम का जो भूत चल रहा है, अगर ये सरकार अगले 4 साल में इस भूत को कम कर दे, इस देश में आज जितने परसेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उसके आधे भी हो जाए, खत्म तो होने नहीं चाहिए क्योंकि कई लोगों को अंग्रेजी मीडियम की आवश्यकता है, कईयों के लिए ऑलमोस्ट मदर टंग है, उनको तो मिलना ही चाहिए। अगर ये सरकार आधा भी कर दे ना, मैं सैल्यूट करूंगा और इस सरकार को राष्ट्रवादी सरकार मान लूंगा। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, देखते हैं क्या होता है।
उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के बारे में सरकार की क्या नीतियां हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं अमरजीत भाई? अमरजीत भाई, मेरी अपनी समझ ये है कि उच्च शिक्षा भारतीय भाषाओं में हो सकती है, आराम से हो सकती है। अगर कोरियन लोग, जापानीज लोग, जापान के बड़े बड़े प्रोफेसर से मैं मिला, उन्हें जापान के बड़े से बड़े प्रोफेसर को टूटी फूटी अंग्रेजी आती है, बड़ी मुश्किल से किसी के सहारे वो आपसे बात करता है, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, कंप्यूटर का विशेषज्ञ है। ये जो हिंदुस्तानियों के ठस दिमाग में घुस गया है कि भाई अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो तुम विज्ञान नहीं सीख सकते, तुम फिजिक्स नहीं सीख सकते, तुम भविष्य नहीं सीख सकते, ये एकदम ठस दिमागी है, कुछ नहीं है। हम अपनी भाषाओं में हर चीज सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार को ध्यान देना होगा, सरकार को संस्थान खड़े करने पड़ेंगे, सरकार को उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इस देश का जो रूलिंग तबका है उसको सर झुकाना होगा। ये तो होता नहीं है। नहीं तो क्यों नहीं हो सकता? अगर जापानीज के अंदर की जा सकती है मेडिकल शिक्षा, तो हिंदी में क्यों नहीं हो सकती, कन्नड़ में क्यों नहीं हो सकती, तमिल में क्यों नहीं हो सकती? संख्या तो कम नहीं है, जितना जर्मन बोलने वाले लोग दुनिया में हैं उससे ज्यादा तो बंगाली बोलने वाले लोग इस दुनिया में हैं। क्यों नहीं बंगाली में की जा सकती है चीजें? सच ये है, इस सवाल पे इस देश के जो रूलिंग क्लास है उसकी इच्छा रही है कि ये ना हो, क्योंकि जिस दिन इस देश में अंग्रेजी का दबदबा खत्म हो गया, उस दिन इस देश की रूलिंग क्लास का जो सबसे बड़ा औजार है वो उसके हाथ से निकल जाएगा। ये दिक्कत है। तो मेरी मान्यता है कि उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं में दी जा सकती है, लेकिन केवल भारतीय भाषा में हो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी मान्यता है हर भारतीय बच्चे को अंग्रेजी भी सिखाई जानी चाहिए। जो उच्च शिक्षा में आए उसको 6 महीने का क्रैश कोर्स एडिशनल दे दीजिए, भाई तेरे को अंग्रेजी की जहां जरूरत पड़ेगी 6 महीना अंग्रेजी ठीक से सीख लो। भाई यहां से बच्चे रूस जाते हैं सीखने तो वो रशियन नहीं सीखते, जर्मनी जाते हैं तो जर्मन नहीं सीखते। उसी तरह से इनको 6 महीने के लिए अंग्रेजी सिखा दीजिए, ताकि पढ़ने का काम अंग्रेजी में करेंगे, लिखने का काम अपनी भाषाओं में करेंगे। यही हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की परंपरा थी। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के तमाम नेता अंग्रेजी पढ़ते थे, धड़ल्ले से पढ़ सकते थे। उनमें से 80% केवल और केवल अपनी भाषाओं में लिखते थे। इस परंपरा पे हमें जाना होगा। इससे ये ना सिर्फ समानता के लिए जरूरी है, बल्कि हमारी जो मौलिकता है, हमारी टैलेंट जो है, हमारे देश की क्रिएटिविटी जो फ्लरिश करे, उस सब के लिए इसकी जरूरत है। अंजना दास सील जी पूछ रही हैं, डू यू रियली थिंक दैट फ्लेक्सिबल करिकुलम दैट अमेरिका इज हैविंग इज वेरी करेक्ट एंड वी नीड टू फॉलो इट? व्हाई डू यू थिंक इट इज पॉसिबल इन कंट्री लाइक इंडिया विद vast population? Anjana ji, I think it is a good idea to provide flexibility in higher education. The idea that in order to do higher education studies, you have to narrowly focus only in one discipline and all your courses should come from that discipline, I think is a very bad idea. We have produced very good doctors, but we have produced very bad educated people, very good engineers, but people who know very little about our country. So we need to educate. So comprehensive education is a very good idea. If it comes from America, so be it. Is it possible in a country with vast population? Vast population से इसका मतलब क्या है जी? आप इनफैक्ट जहां वास्ट पॉपुलेशन हो वहां तो डाइवर्स ऑप्शंस ऑफर करना और आसान होना चाहिए। जितनी बड़ी मार्केट होगी उतने प्रोडक्ट्स उसमें आ सकते हैं। You are against English in school level, but think that higher education should be like America. Why then America cannot run all its systems with their own children educated in their system? अंजना जी, एक तो आई थिंक आई फेल्ड टू कम्युनिकेट एब्सोल्युटली एलिमेंट्री थिंग टू यू। मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूँ, आप सबको कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, भाई मेरी एक बात सुन लो, बाकी तो आपने नहीं सुनी 1 घंटे से। एक बात तो समझ लीजिए, यू आर अगेंस्ट इंग्लिश इन स्कूल लेवल, आई एम नॉट। भाई मैं कह रहा हूं अंग्रेजी पढ़ाइए, कक्षा 2 के बच्चे को पढ़ाइए, कक्षा 3 से पढ़ाइए, अंग्रेजी सिखाइए। आई एम अगेंस्ट इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ए चाइल्ड whose mother, whose friends, whose teacher do not know English. सही बात है कि नहीं है? क्यों समझ नहीं आती? आप सब समझदार लोग हैं, मैं इतनी बार ये बात कह चुका हूं, क्यों इतनी एलिमेंट्री बात हमें समझ नहीं आती? आप ही सोचिए अंजना जी, और सब साथियों को अगली बार मेरे से कोई कहे आप इंग्लिश को अपोज कर रहे हो, मैं उसको कहूंगा भाई थोड़ा सा तो आप भी अपने दिमाग पे जोर डालो ना, सारा सोचने का काम मेरे सर पे क्यों डाल रहे हो?
Hope you know that Asians are widely controlling every field where they need higher education. If Indian higher education system is very poor, then how are they being accepted there? Please answer these first. I will answer these first. Yes, ma'am. देखिए, अमेरिका में जब जाते हैं तो अमेरिका में इंडियन स्टूडेंट्स हैव डन वेरी वेल। उसका कारण क्या है? अमेरिका में कौन जाता है? वहाँ पे हमारी क्रीम जाती है, हमारे IITs के स्टूडेंट जाते हैं, IIMs के जाते हैं। दे मैनेज टू पिक अप देयर वेरी बेस्ट, एंड बेस्ट ऑफ इंडियंस आर वेरी गुड, दे आर बेटर देन द बेस्ट इन द वर्ल्ड। व्हाट डज इट प्रूव? Does it prove that the education being given in a small degree college in Meerut is good? Does it prove that a government school in my village is providing good education? आप भी जरा सोचिए तो सही थोड़ा सा। इंडियंस अमेरिका में जाके अच्छा करते हैं हर फील्ड में, उससे सिर्फ ये साबित होता है कि ऊपर वाला IQ को अलग अलग हिस्से में बांटता नहीं है। ऊपर वाला अमेरिकियों को ज्यादा IQ नहीं देता, हमें कम IQ नहीं देता। एंड इट ऑल्सो शोज कि जहां 130 करोड़ लोगों की टॉप जो क्रीम होती है वो दुनिया की क्रीम से अच्छी होगी। प्लीज थिंक अबाउट दीज थिंग्स। बपादित्य अधिकारी जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर सजेशन टू शट डाउन BEd, दुकान एंड टीचर रिक्रूटमेंट? नहीं, मेरा सजेशन बड़ा सिंपल है कि ये जो सिर्फ और सिर्फ BEd की एजुकेशन देने के लिए 1 साल में कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से BEd कर लीजिए, कोई कॉलेज खुला है जो सिर्फ BEd एजुकेशन दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा, इन सब को प्रॉपर बड़े कॉलेजेस में मर्ज कीजिए, जहां उनको BEd के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ किसी और डिसिप्लिन में एजुकेशन मिले, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, किसी चीज में उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। सो इट शुड बी BEd education should be part of multidisciplinary education। ये बात NEP कहती है और बिल्कुल सही कहती है। लक्ष्मीकांत नवले जी पूछ रहे हैं, एजुकेशन किफायती होगा? पता नहीं, एजुकेशन किफायती तो होना नहीं चाहिए, सरकार के लिए नहीं होना चाहिए। एजुकेशन साधारण नागरिक के लिए किफायती होना चाहिए। किफायती मतलब उसकी जेब में आ सके। सरकार के लिए किफायती ना हो सकता है, ना होना चाहिए। सरकार का पैसा लगता है और लगना चाहिए। धुरंधर राम जी कह रहे हैं, क्या ये नई शिक्षा नीति समाज के दबे कुचले SC ST OBC समाज के हित को ध्यान में रख के बनाई है? अपना विचार अवश्य दे। धुरंधर जी, मैंने कहा था कि ये जिन बातों के बारे में मैं निराश हूं उनमें से एक ये है। इनका जिक्र है, SC ST OBC, मुस्लिम, महिला, सबका जिक्र है। महिलाओं के लिए 1-2 अच्छी स्कीम भी बताई गई है, लेकिन कहीं उस समाज का दर्द इस नीति में नहीं दिखता। वो जो बच्चा जो पहली बार पूरे फैमिली में +2 पास किया है, वो बच्चा किस तरह से स्ट्रगल करता है। वो दलित बच्चा जो एक हॉस्टल में, विशेष हॉस्टल में पढ़ के बाहर आता है पढ़ने के लिए, उसको किस तरह के प्रेजुडिसेस का सामना पड़ता है। जो नोमैडिक कम्युनिटीज हैं हमारे यहाँ के, DNT NT-DNT समुदाय हैं, उनको किस किस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, उस सब के बारे में। और रिजर्वेशन पॉलिसी का क्या किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे लागू किया जाए, इसके बारे में कोई विस्तार से ना चर्चा है, ना योजना है। ऐसा लगता है कि उनका दर्द ही इनका दर्द नहीं है। अब्दुल सलाम सिद्दीकी जी कह रहे हैं, सर, दिस BJP गवर्नमेंट इज ओनली अनाउंसिंग पॉलिसीज इन ब्यूटीफुल वर्ड्स। व्हाट इज द कंट्री लैकिंग वेरी बैडली इज इंडस्ट्रियल बेस एंड साइंटिफिक टेम्पर इन पीपल। प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इट। सर, वो साइंटिफिक टेम्पर तो एजुकेशन से ही आएगा ना, बना बनाया तो साइंटिफिक टेम्पर नहीं मिलेगा, उसके लिए शिक्षा नीति की जरूरत है। तो इस शिक्षा नीति का काम एक विजन देना है, तो विजन देता है, इसलिए मैं इसकी आलोचना तो नहीं कर सकता। अर्जक संघ पूछ रहे हैं, क्या पूरे भारत में एक पाठ्यक्रम होगा? नहीं, ऐसा सुझाव नहीं है। इन्होंने कहा कॉमन स्टैंडर्ड्स होंगे, कॉमन पाठ्यक्रम ना है, ना होना चाहिए। मेरे विचार से तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से पाठ्यक्रम बनना चाहिए। अजित विक्रम जी पूछ रहे हैं, वाई कास्ट रिलीजन बेस्ड, वाई नॉट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। पता नहीं किसके बारे में प्रश्न है आपका, शायद रिजर्वेशन के बारे में है, तो उसको मैं अलग से करूंगा। सर, डिसेबल्ड चाइल्ड एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन अपॉइंटमेंट को लेकर क्या प्रोसीजर होगा? राकेश भाई, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बारे में, जैसे मैंने कहा, इस नीति के अंदर कुछ अच्छे सुझाव दिए गए हैं, डिसेबल्ड एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया है। मगर उसमें भी सबसे बड़ा पैसा संसाधनों का है। सरकारें पैसा लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास संख्या कम होती है और आपको टीचर्स को अपॉइंट करना होता है।
एक अच्छी बात जो है वो ये कि जो इनका क्लस्टर, स्कूल क्लस्टर्स का सुझाव है, उसमें संभव है कि 4-5 स्कूलों के ऊपर एक अध्यापक दे दिया जाए जो कि विशेष तौर पे डिसेबल्ड बच्चों को अटेंड करे। उससे कितना परिवर्तन होगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक सुझाव है, आप भी इसके ऊपर अपनी राय भेजिएगा। एलेक्स सिक्वेरा कह रहे हैं, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज। एक अच्छी बात ये पॉलिसी कहती है दैट दीज वर्ड्स लाइक डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी एटसेट्रा शुड बी abolished. There should only be one word, यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी वो जो कि एक ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन दे, वो होना चाहिए। उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज होंगी जो रिसर्च पे फोकस करेंगी, कुछ यूनिवर्सिटी टीचिंग पे फोकस करेंगी, और कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ कॉलेजेस होंगे जो कि डिग्रीज अवॉर्ड करेंगे। ये सुझाव इनका ठीक है। डॉक्टर मयूर बर्मन, will there be any difference between 3-year degree and 4-year degree, or will there be any difference between arts and science? What about specialized knowledge? No, मयूर डॉक्टर साहब, there is a space for specialized knowledge. ये ऐसा नहीं कह रहा कि specialize नहीं करें, but in order to get specialized knowledge, you do not have to have 100% of your courses only in one field. You only need to have 60% courses. उसका आप एक requirement बना दीजिए, बाकी courses तो आप कहीं से भी लीजिए. That's what it's suggesting. 4 years would be a good idea, especially क्योंकि अगर उसमें 3 years के बाद आप छोड़ना चाहें तो आपके पास exit option है. So उस तरह की flexibility build in करना is not a bad idea. ऋतिक राज जी कह रहे हैं, कैन यू सी एनी इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस सेक्टर्स इन नियर फ्यूचर बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी? नो सर। इज राइट टू एबॉलिश माध्यमिक बोर्ड? आबिद हसन साहब कह रहे हैं, नहीं भाई, माध्यमिक बोर्ड को बंद करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अलग अलग बोर्ड हैं स्टेट्स में और अलग अलग बोर्ड रहेंगे। ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि सारे माध्यमिक बोर्ड खत्म हो जाएंगे एटसेट्रा। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को स्प्लिट करने का सजेशन दिया गया है। सुभाष त्रिपाठी, प्रश्न पढ़कर भी ग्रेजुएट अंग्रेजी या हिंदी में अपनी बात को संप्रेषित नहीं कर पाते, इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि भाई शिक्षा दी जाए। हमारे यहाँ न तो हिंदी में ना अंग्रेजी में ज़्यादातर समय तो शिक्षा नहीं दी जाती। सही कह रहे हैं, लोग एजुकेशन लेके चले आते हैं, एक पन्ना नहीं लिख सकते, ना अंग्रेजी में लिख सकते, हिंदी में नहीं लिख सकते। मैं तो हिंदी वालों की बर्तनी सुधार के परेशान हो जाता हूँ कि भाई अंग्रेजी नहीं आती कोई बात नहीं, हिंदी तो लिख लो ठीक ढंग से, वो भी नहीं आती है। मगर उसके लिए क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में केवल इम्तिहान होता है और इम्तिहान में कोई पढ़ने का किसी के पास वक्त ही नहीं होता। इम्तिहान की स्क्रिप्ट कौन पढ़ता है? जब तक आप बच्चे से लिखवा कर उसकी परीक्षा, उसका एक पन्ना लिखवाएं, बताएं तुमने ये जो वाक्य लिखा ठीक नहीं है, ये पैराग्राफ अलग क्यों किया, ये बात क्या है, जब तक ये फीडबैक नहीं दिया जाएगा तब तक बच्चा कैसे सीख पाएगा? हरिओम शर्मा जी, जो शिक्षक आरक्षण के बदौलत चुन लिए जाते हैं उनके बारे में क्या विचार है? सर, जो बिना आरक्षण के बदौलत चुने जाते हैं, जो मेरा उनके बारे में विचार है वही आरक्षण वालों के बारे में विचार है। हरिओम जी, आप ऐसा क्यों मान के चलते हैं? आरक्षण के बदौलत जो चुने जाते हैं वो यूनिवर्सिटी कॉलेज की डिग्री पास करके आते हैं। उनके अंक हो सकता है कुछ लोगों के कम हो दूसरों से, लेकिन अंक का सीधे सीधे ज्ञान से संबंध नहीं होता। और ये मान लेना कि जो आरक्षण के बदौलत आते हैं वो कमजोर होते हैं, ये थोड़ा सामाजिक पूर्वाग्रह है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप अपने सामाजिक पूर्वाग्रह की थोड़ा जांच कीजिए। उमेश दुबे जी, मिनिमम एक टीचर पर क्लास का कोई प्रावधान है क्या? बिल्कुल, इससे बेहतर बात भी ये कह रहे हैं कि आपको शिक्षकों की संख्या बढ़ानी है। 1 और 30 का अनुपात होना चाहिए, जो कि आरटीई में लिखा हुआ है। प्रावधान तो है, बात तो कही गई है, लेकिन इसको लागू करने के लिए तो पैसा चाहिए ना, टीचर को रिक्रूट करना पड़ेगा। क्या इस नीति से रट्टा मारकर टॉप करने की पद्धति में कोई परिवर्तन होगा? सीआर जानी जी कह रहे हैं, हाँ, इसमें लिखा तो है कि इसको परिवर्तित करना है, मगर उसका कोई मैकेनिज्म नहीं बताया, इसलिए मेरे को भरोसा नहीं हो रहा कि ऐसा हो पाएगा। शिक्षा के समान अवसर कब सबको मिलेंगे? वो तब मिलेंगे मेरे भाई, जब हम शिक्षा की नीति ही नहीं, शिक्षा की राजनीति खड़ा करेंगे। शिक्षा के सवाल पे एक राजनीतिक अभियान चलाएंगे, जिसकी बेहद जरूरत है। प्रदीप जोशी जी पूछ रहे हैं, इज देयर एनी न्यू कोर्स फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन? इफ यस, देन व्हाट विल बी? ये नीति कहती है कि एनसीईआरटी प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए पूरा सिलेबस बनाएगी। उम्मीद है सिलेबस कागजों का नहीं होगा, सिलेबस खिलौनों का होगा, कहानियों का होगा, बच्चों के साथ गपशप का होगा, एक्टिविटीज का होगा। ऐसा इसमें कहा गया है। क्या देश में उच्च शिक्षा का निर्माण होगा? विश्वविद्यालय में बेहतर शिक्षकों की कमी पूरी होगी? हम सबकी उम्मीद होनी चाहिए। पुरुषोत्तम सिंह जी, होगा या नहीं? मुझे तो नहीं लगता।
उत्तम ज्योति सिंह हांडा, विल बीकॉम ऑनर्स बी 4 years, इफ देन व्हाई? आप बिल्कुल स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, लेकिन हाँ, जो इनका सुझाव है वो ये है कि सारे ग्रेजुएट कोर्सेज 4 सालों के बना दिए जाएं। ये एकदम नहीं होने वाला, इसमें कम से कम 2-4-5 साल जरूर लगेंगे, अगर होता है तब। शिबू ठाकुर जी, सरकार शैक्षणिक संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, इस बात की संभावना कितनी है? मुझे लगता है सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। होगा ये कि सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं बैठती जाएंगी, डूबती जाएंगी, उन्हें डूबने दिया जाएगा, और फिर साथ में एक प्राइवेट दुकान खुल जाएगी और लोग भाग भाग के उसमें जाएंगे। वही आज हो रहा है, वही चलता रहेगा। ब्रजेश कुमार सिंह, why should we suppress English? I think we must learn the language of the ruling class. We must answer them in their language. Am I right, sir? ब्रजेश जी, आप भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। रामायण सुनने के बाद पूछ रहे हैं सीता किसका बाप थी। मैंने भाई ये कहा है, अंग्रेजी सीखिए, सब सीखिए। मैंने खुद सीखी है, हिंदी माध्यम में बीए मैंने की, लेकिन अंग्रेजी सीखी है। अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी मीडियम में सीखने की जरूरत नहीं है। क्या मैं अपनी बात स्पष्ट कर पा रहा हूं? ये मैं शायद 4-5वीं बार कह रहा हूं। जगदीश विराट क्योवाली जी कह रहे हैं कि आप इस पूरी नीति को किस तरह से देखते हैं? जैसे मैंने बताया, ना तो इससे बहुत डरिए, ना इससे बहुत उम्मीद कीजिए। असली ध्यान इस पे दीजिए कि आगे इसके बारे में बजट में, कानून में क्या प्रावधान होते हैं। असली खेल वहां है, इस नीति में नहीं। इसमें सुंदर शब्द हैं, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कम से कम इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए कि जो बदमाशियां हो सकती थी वो नहीं है इसमें। आगे क्या होगा इसको देखिए। हर्ष नारायण तम्रकार जी कहते हैं, आपको क्या लगता है कि एक ड्राफ्ट पूरी एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर पाएगा? हर पॉलिसी गांव को कवर नहीं कर पाता। हर्ष नारायण जी, जैसे मैंने कहा, मैं तो खुद कह रहा हूं, एक डॉक्यूमेंट क्या, ये डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल चेंज नहीं कर पाएगा। और ये करने का उद्देश्य भी नहीं है कि विजन डॉक्यूमेंट है। विजन डॉक्यूमेंट केवल आपको दिशा ज्ञान देता है, उसके बाद चलने का काम आपको करना है, यानी कि सरकारों को करना है, जिसके लिए बहुत लंबी चुनौती बाकी है। चंद्रभान साहिर जी पूछ रहे हैं, इम्पैक्ट ऑन एफर्मेटिव एक्शन, इस नीति का आरक्षण और एफर्मेटिव एक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुर्भाग्यवश उसके बारे में मैंने ऑलमोस्ट शायद एक शब्द भी नहीं पढ़ा है इस नीति के अंदर। और ये बात जो मैंने कहा मेरी एक प्रमुख शिकायतों में से है कि शिक्षा का जो न्याय का पक्ष है, ये एकमात्र पक्ष नहीं है। शिक्षा का सबसे बड़ा पक्ष तो होना चाहिए कि पढ़ाया क्या जाए, ज्ञान क्या है। लेकिन शिक्षा का एक ये भी है ना कि किसको अवसर मिले, और अवसर समान मिले, न्यायपूर्ण मिले। उसके ऊपर इसमें 2-4 शब्द कहे गए हैं बीच बीच में, लेकिन वो दर्द, वो तड़प जो होती है उसकी, जिसने खुद देखा हो कि क्या हुआ है, वो तड़प इस दस्तावेज में दिखाई नहीं देती है। वो कहीं इनके समझ में एक केंद्रीय सवाल नहीं है। वो मेरी शिकायत रहती है। आप सब ने इतनी लंबी बात सुनी, आज तो लगभग 2 घंटे हमारी बात हो गई है, 1 घंटा 50 मिनट आप सब ने सुनी, जिसका मतलब है कि शिक्षा के सवाल पे हम सब लोगों को इतना रुचि है। इस वक्त भी मैं देख रहा हूँ कोई 800 के करीब लोग अभी भी देख रहे हैं इस बात को। मतलब है कि हमें इस सवाल में रुचि है। लेकिन रुचि का मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम एक फेसबुक लाइव सुन लें। रुचि का मतलब है कि हम कुछ करें। कैसे करें? मैं बार बार कहता हूं, शिक्षा एक राजनीति का विषय होना चाहिए। जिसका मतलब ये नहीं कि शिक्षण संस्थाओं का राजनीतिकरण हो जाए, जिसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में राजनीति को घुसा दिया जाए। इसका मतलब ये है कि शिक्षा के सवाल को देश में राजनीतिक चर्चा का सवाल बनाया जाए। जब देश में किसी सरकार को यह महसूस होने लगेगा कि भाई स्कूलों को अच्छा करके मैं इलेक्शन जीत सकता हूं, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को लगा, उसने प्रयास किया, उस दिन अचानक स्कूलों की स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। शिक्षा के सवाल को सार्वजनिक चर्चा, आलोचना, मूल्यांकन और आंदोलन का सवाल बनाएंगे तो शिक्षा इस देश का, शिक्षा की स्थिति बेहतर होगी। कई संस्थाएं हैं जो शिक्षा की गुणवत्ता को, क्वालिटी को हर साल मेजर करती हैं, उस पर ध्यान दीजिए। कई और संस्थाएं हैं जो स्कूलों की क्वालिटी क्या है इसके बारे में रिपोर्ट जारी करती हैं, इसके बारे में चर्चा कीजिए। इस शिक्षा नीति को लेके, शिक्षा नीति अच्छी बुरी है के साथ साथ में ये भी कीजिए कि इस नीति का मूल्यांकन हम कैसे करें। इसके लिए अगले साल 2 साल हम एक आंदोलन चलाएंगे, अभियान चलाएंगे। विद्यार्थी हैं
तो दूसरे विद्यार्थियों के साथ जुड़ के इसके बारे में एक सेमिनार कीजिए, चर्चा कीजिए और कहिए अच्छा ये 10 चीजें अगर होंगी तब तो हम मान जाएंगे कि ये नीति अच्छी है, नहीं तो बेकार है, कागज का पुलिंदा है। फिर उन 10 चीजों को चेक कीजिए। ये सब काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने एक बार नहीं 2 बार शिक्षा के सवाल पे लंबी चर्चा की। अब इस चर्चा को हम आगे लेके बढ़ेंगे। मेरी उम्मीद है कि दूसरे साथी हम आनंद कुमार जी से भी आग्रह करेंगे, वो भी आए इसके बारे में कुछ कहें। शिक्षा के सवाल को हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि शिक्षा के सवाल पर अच्छी राजनीति करना इस देश में लोक नीति का उद्देश्य होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आपने ये बात देखी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।